हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम कंटिन्यू करेंगे सॉइल मैकेनिक्स को। हम कंसोलिडेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो जो टॉपिक का नाम आप देख रहे हो यहाँ पे, मैकेनिक्स ऑफ कंसोलिडेशन, स्प्रिंग मॉडल एनालिसिस, ये है क्या? इस टॉपिक से हम चालू करेंगे अभी क्लास। इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। तरजागी साहब ने प्राइमरी कंसोलिडेशन को एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड थ्योरी दिया। उन्होंने समझाया कि वो कंसोलिडेशन काम कैसे करता है। ठीक है, कंसोलिडेशन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। आपके मन में जो भी सवाल आ सकते थे, ठीक है, उन सभी सवालों का जवाब तरजागी साहब ने दिया। अब वो जवाब देने के लिए उन्होंने कंसोलिडेशन का मैकेनिज्म, की कंसोलिडेशन होता कैसा है सॉइल का, है ना, जब आप जैसे ही लोड लगाते हो तो किस तरह से वो कंसोलिडेट होना चालू होता है, इस चीज को समझाने के लिए तरजागी साहब ने एक एनालॉजी लिया, स्प्रिंग मॉडल एनालिसिस। मतलब जो सॉइल है उसको एज ए स्प्रिंग मॉडल उन्होंने कंसिडर किया। ठीक है, चलिए मैं आपको वो स्प्रिंग मॉडल कैसे दिखता है पहले वो आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम जो अभी मैं बनाऊंगा वो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दूसरा डायग्राम आपको देंगे। अभी बस वो डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ, उसका बेस, ताकि आप समझ जाओ। एक चैम्बर लिया उन्होंने, ठीक है, दिस इज ए चैम्बर। ये एक चैम्बर है, ओके। चैम्बर को ऐसे नीचे 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 जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने जो एनालिसिस में कंसिडर किया, दिस इज इम्परमिएबल। ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सेम डायग्राम अच्छा वाला दूंगा, इम्परमिएबल, जिसमें मैं समझाना है मेरे को। ठीक है, ऊपर जो आपका प्लेट है, दिस इज योर पोरस। यहाँ पे पोर्स भी है, दिस इज योर पोरस। ठीक है, फिर इस ओवरऑल चैम्बर को इन्होंने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। बेसिकली उन्होंने 4 कंपार्टमेंट लिए थे, आई थिंक, है ना। तो आप कितना भी कंपार्टमेंट लीजिए, जो समझने के लिए काफी है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट कंसिडर किए। इन कंपार्टमेंट्स में स्प्रिंग थे। ये एक स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग। दीज आर द स्प्रिंग्स। ठीक है, इन कंपार्टमेंट में क्या था, स्प्रिंग लगा हुआ था ऐसा। दिस इज कंपार्टमेंट 1, दिस इज कंपार्टमेंट 2, दिस इज कंपार्टमेंट 3। इस तरह से लगा हुआ था स्प्रिंग। नाउ ये जो कंपार्टमेंट है, पूरा का पूरा कंपार्टमेंट वाटर से भरा हुआ है ना। सभी कंपार्टमेंट अपने लेवल पे पानी से फुल थे, वाटर से भरा हुआ था। ठीक है, फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, सभी कंपार्टमेंट पानी से भरे हुए थे, क्लियर है। और ये क्या, आपके स्प्रिंग। उसके बाद जो इसका सेटअप बता रहा हूं, उसके बाद क्या था, इसमें पीजोमीटर लगाए हुए थे। जैसे ये कंपार्टमेंट 1 खत्म हो रहा है तो यहाँ पे एक पीजोमीटर, कंपार्टमेंट 2 खत्म हो रहा है तो यहाँ पे एक पीजोमीटर, कंपार्टमेंट 3 खत्म हो रहा है तो यहाँ पे एक पीजोमीटर। दिस आर द पीजोमीटर। अब पीजोमीटर क्यों, वाटर प्रेशर को मेजर करने के लिए, है ना। तो दिस इज योर पीजोमीटर्स, पीजोमीटर्स। इस तरह के 3, मतलब इस तरह का सेटअप कुछ होता था। तरजागी साहब ने इस तरह का सेटअप कंसिडर किया। अब इसमें एनालॉजी क्या है, एनालॉजी ये है, देखिए, मतलब सिमिलरिटी, मतलब रियल सॉइल और इसके बीच में क्या क्या सिमिलर कंसिडर किया गया है। देखो, सबसे पहले तो ये जो पानी यहाँ पे है, जो वाटर है, इसको पोर वाटर कंसिडर किया गया। क्या कंसिडर किया गया, एज ए पोर वाटर। ये जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग है, इसको एज ए सॉलिड, स्प्रिंग कुछ सॉलिड आइटम है ना, सॉलिड ढांचा, है ना। तो इसको एज ए सॉइल सॉलिड कंसिडर किया गया, सॉइल सॉलिड। स्प्रिंग को क्या कंसिडर किया, सॉइल सॉलिड। तो मतलब आप समझ गए, सॉइल के अंदर जो पोर है उसमें एक चीज पानी, तो वो यहाँ पे वाटर दिखा दिया गया। जो सॉइल सॉलिड है उसको एज ए स्प्रिंग कंसिडर कर लिया गया, तो सॉइल का स्केलेटन खत्म। नाउ जो पोर साइज है, सॉइल का जो पोर साइज होता है, ठीक है, मतलब होता है ना पोर, कभी बड़ा कभी छोटा, है ना। तो वो पोर साइज को ऊपर ये जो होल्स दिए गए, इससे रिलेट किया गया, है ना। इट रिप्रेजेंट द पोर साइज, पोर साइज। समझ में आ रहा बात, एनालॉजी आपको समझ में आया। एनालॉजी मतलब सिमिलरिटी, तो आपको ये समझ में आया, मतलब किससे क्या सिमिलर है। वो जो ऊपर जो होल दिया गया उसको एज ए पोर साइज कंसिडर किया गया, पानी जो है उसको पोर वाटर हो गया ये, फिर जो स्प्रिंग है वो एज ए सॉइल सॉलिड उसको कंसिडर किया गया। तो दिस इज योर स्प्रिंग एनालॉजी, है ना। अब इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, किस तरह से उन्होंने स्टडी किया, एनालिसिस किया, क्या क्या सोचा, वो हम देखते हैं। अब देखो एक चीज और, अभी ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ये डायग्राम आपको अभी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक अलग डायग्राम दूंगा, वहां पे सब कुछ लिखवाऊंगा, सब कुछ अच्छे से दूंगा, अभी बस समझो चीजों को। अब ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, आपने सेटअप बना दिया एक पर्टिकुलर स्टेट। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अप्लाइंग ए लोड। अब तुम अप्लाई करोगे लोड। अब क्या अप्लाई किया, लोड। तो ये जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज योर डेल्टा सिग्मा, है ना, डेल्टा सिग्मा। मतलब हम देखो, डेल्टा सिग्मा कहने का मतलब है अभी कुछ टोटल स्ट्रेस था, ठीक है, अब आपने टोटल स्ट्रेस के वैल्यू को बढ़ा दिया, तो जो हम वैल्यू को बढ़ा दिए, मान लो पहले और इनिशियली टोटल स्ट्रेस था सिग्मा 1, अब तुमने बढ़ा के कुछ ऐसा लोड लगाया कि टोटल स्ट्रेस हो गया सिग्मा 2, तो लोड कितना लगाया, बोलोगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सॉरी सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, क्योंकि सिग्मा 2 ज्यादा है ना, तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, तो ये क्या होगा, डेल्टा सिग्मा, है ना, तो लोड इज डेल्टा सिग्मा। और ये क्या है, आपका टोटल स्ट्रेस है, यू आर अप्लाइंग दिस टोटल स्ट्रेस, ये आपका टोटल स्ट्रेस है। एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में अभी छोड़ता हूं, उसका जवाब हम देंगे। अभी तक जो हमने कर्व बनाया, देखो जैसे वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व बना रहे थे, है ना, वाई एक्सिस के अलोंग वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इधर इफेक्टिव स्ट्रेस था, सिग्मा इफेक्टिव। हम सिग्मा टोटल क्यों नहीं लिए भाई, इफेक्टिव स्ट्रेस ही क्यों ले रहे हैं, तो ध्यान रखना, कॉन्सोलिडेशन इज फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ओनली। कॉन्सोलिडेशन मतलब क्या, कंप्रेशन, सॉइल का दबना, इज फंक्शन ऑफ व्हाट, इफेक्टिव स्ट्रेस ओनली। क्यों, उसका जवाब भी यही स्प्रिंग एनालॉजी से निकल के आएगा, है ना। मतलब ये जितने भी आपके डाउट हो सकते थे कॉन्सोलिडेशन से रिलेटेड, सभी का जवाब ये स्प्रिंग एनालॉजी दे देगा। इसलिए तरजागी साहब ने ये स्प्रिंग एनालॉजी कंसिडर करके इस पे टोटल स्ट्रेस लगाया, फिर अपना स्टडी चालू किया, ठीक है। तो ये सेटअप है, इस तरह का कुछ होता है सेटअप। अब हम, आप सेटअप देख लिए, सेटअप से आप परिचित हैं, अब हम चलेंगे इसको डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं ये मिटाता हूं, क्योंकि अभी हमने पेंट में डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम पे मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, ओके। क्योंकि मैं जानता था मेरा डायग्राम बनाने का जो कला है उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं पेंट में बना लिया था, क्योंकि एक ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, ठीक है, कुछ बेसिक्स। वो लोड क्या है, उसको हम टोटल स्ट्रेस कहेंगे, वो टोटल स्ट्रेस है, आप पूरा लगा रहे हैं, आप ये नहीं जान रहे ना कि वो सॉइल सॉलिड उसका कितना हिस्सा ले रहा है ना, पानी कितना ले रहा है, आपको वो नहीं मालूम, आपने तो लोड लगाया, तो दैट पर्टिकुलर लोड इज व्हाट, दैट पर्टिकुलर लोड इज योर टोटल स्ट्रेस। ये देखिए, मैं कह रहा था ना, है ना, मैं अच्छा डायग्राम लेके आऊंगा, तो ये डायग्राम मैंने आपके लिए पेंट में बना के रखा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 3 कंपार्टमेंट कंसीडर कर रखे हैं, है ना, इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, दिस इज योर कंपार्टमेंट 1, नंबरिंग दे देता हूँ, ध्यान से देखना चीजों को, दिस इज कंपार्टमेंट 2 एंड दिस इज योर कंपार्टमेंट 3। हर एक कंपार्टमेंट के एंड पे एक पीजोमीटर मैंने लगा के रखा है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका स्प्रिंग है, दिस इज योर स्प्रिंग, स्प्रिंग, एंड आपका यहाँ पे ये क्या है, बीच में इधर पानी, तो स्प्रिंग और पानी, ये दो चीज भी लिख लिया आपने। ये आपका मतलब दिस इज योर पोरस प्लेट, ओके। वो जो टॉप है कंपार्टमेंट का, जो टॉप वाला है, दैट इज योर पोरस, पोरस, ओके, दैट इज योर पोरस टॉप, आप ऐसे लिख लो, पोरस टॉप। जैसे ओइडोमीटर में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सेटअप रहता है उसमें पोरस स्टोन रहता है, ऐसा स्टोन रहता है जिसमें पोर्स रहते हैं, है ना, मैंने बता रखा था। तो उसी तरह का कुछ ये करने का, क्योंकि जब हम टोटल स्ट्रेस लगाएंगे, लोड लगाएंगे, पानी निकलेगा ना भाई, है ना, तो पानी निकलने के लिए जगह तो चाहिए, किधर से निकलेगा पानी, ओके, तो छेद होना चाहिए, होल्स होना चाहिए, पोर्स होना चाहिए, तो इसलिए हम वो देते हैं, ठीक है। अब उसका जो पोर है उसका साइज बड़ा या छोटा करोगे तो फिर कुछ चेंज होगा, क्या होगा हम आगे देखेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। दैट इज योर पोरस टॉप। बाकी ये 3 कंपार्टमेंट और इधर ये पीजोमीटर, स्प्रिंग और वाटर। पानी जो लोड लेगा वो क्या होगा इसमें, यही यही एनालॉजी में जो वाटर लोड ले रही होगी, देखो एक यहाँ यहाँ साइड में आप हेडिंग डाल दो ये, ठीक है, ये हेडिंग डाल दो। उसके बाद ये डायग्राम आप अभी अभी मत बनाओ, अभी डायग्राम को देखो, मैं अभी समझाऊंगा, देखना, फिर बाद में आप लिखना, ओके। मैं कुछ कुछ लिख रहा हूं आपके लिए, एक नोट। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, क्या है, एक तो बाबू स्प्रिंग है और इसमें वाटर है, ठीक है, इस सेटअप में।
अभी सॉइल के टर्म्स में अगर बात करूं तो स्प्रिंग का मतलब सॉइल सॉलिड हो गया, और वाटर का मतलब हो गया सॉइल में जो वाटर है, पोर वाटर। ठीक है, पोर वाटर, ये हो गया वाटर का मतलब। अभी स्प्रिंग जो लोड लेगा वो क्या होगा, सॉइल सॉलिड जो लोड कैरी कर रही होती है, अपना हीरो जो लोड कैरी कर रहा हो, तो क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, पानी जो लोड लेगा क्या बोलेंगे उसको, मतलब जो पोर में वाटर है उसमें अगर लोड आ रही है तो क्या क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर, है ना, दैट विल बी योर पोर वाटर प्रेशर। क्लियर है, तो इसको आप साइड में लिख सकते हो स्प्रिंग मॉडल में कि दिस इज योर एनालॉजी। एनालॉजी, ये आपका एनालॉजी है, मतलब जो एनालॉगस है, जो सिमिलरिटी है इस मॉडल में और सॉइल में क्या है, तो ये है। ओके, अब देखिए, अब हम इस पे लोड लगाएंगे इस पूरे सिस्टम पे। लेट्स सपोज हमने इस सिस्टम पे एक लोड लगाया, क्या लगाया लोड, डेल्टा सिग्मा। व्हाट इज दिस, दिस इज योर टोटल स्ट्रेस, है कि नहीं, तो आपने लोड लगा दिया। सोचना आपने अभी जस्ट लोड लगाया, मतलब एट टाइम t इक्वल टू जीरो, टाइम t इक्वल टू जीरो, दैट इज इनिशियली। इनिशियली मुझे ये बताओ, वाटर को हम इनकंप्रेसिबल कंसिडर करते हैं कि नहीं, वाटर को हम क्या कंसिडर करते हैं, वाटर इज इनकंप्रेसिबल इन नेचर, मतलब पानी कंप्रेस होगा नहीं, मतलब इस चैम्बर में, इस कंपार्टमेंट्स में जो पानी है वो दबेंगे नहीं। पानी इनकंप्रेसिबल कहने का मतलब है पानी दबेगा नहीं, कंप्रेस नहीं होगा। जैसा बेलून होता है, बेलून में तुम्हारा गैस भरा हुआ, उसको दाबो तो दब जाता है ना, लेकिन तुम बेलून में पानी भर दोगे तो वो दबेगा नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि वाटर इज योर इनकंप्रेसिबल इन नेचर, तो पानी इनकंप्रेसिबल है तो वो कंप्रेस होगा नहीं। और इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू जीरो होगा क्या, जो सारा का सारा टोटल स्ट्रेस है, जो भी आपने पूरा पूरा लोड अप्लाई किया है, वो पूरा का पूरा टोटल स्ट्रेस पानी ही ले लेगा। वाटर विल बियर कंप्लीट टोटल स्ट्रेस, सॉइल सॉलिड कुछ भी लोड लेगी नहीं इनिशियली, जस्ट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। ओके, सॉइल सॉलिड कुछ भी लोड नहीं लेगा, पूरा का पूरा लोड जो है कौन ले लेगा, पानी ले लेगा। ये चीज हमको कैसे पता चलता है इस एनालॉजी में, ये चीज हमको ऐसे पता चलता है कि जब हम इनिशियली टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जैसे हम लोड लगाते हैं, फिर जब चेक करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस नहीं होती है, जैसा है वैसा ही रहता है। इन स्प्रिंग का अपना एक स्टिफनेस रहा होगा, ठीक है, स्टिफनेस रहा होगा। ओके, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, मतलब उसमें फोर्स कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो फोर्स इन स्प्रिंग हम कैसे देखते हैं, एफ इक्वल टू के इंटू एक्स। ठीक है, तो ये एक्स क्या है, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, तब जब कंप्रेस होगा तब ना स्प्रिंग लोड कैरी करना चालू करेगा, तो जब स्प्रिंग कंप्रेस ही नहीं हो रहा आपका, तो स्प्रिंग में लोड कहां से, स्प्रिंग में लोड नहीं, मतलब सॉइल इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल का जीरो, क्योंकि स्प्रिंग को हम एनालॉगस बना रखे हैं सॉइल सॉलिड के स्ट्रेंथ से, है ना, कि सॉइल सॉलिड कितना लोड कैरी कर पा रहा है। तो इसलिए हम ये ऑब्जर्व किए इस एक्सपेरिमेंट से कि जब इनिशियली आप लोड लगा रहे हो तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पूरा का पूरा लोड जो भी आपने टोटल स्ट्रेस लगाया, इट इज कैरिड बाई वाटर ओनली, स्प्रिंग कुछ भी कैरी नहीं करता। तो पानी अगर वो पूरा लोड कैरी करेगा, तो पानी में भी देखो अभी जो इसमें पानी है इसका अपना एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहा होगा, ठीक है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहा होगा, लेकिन जब तुम टोटल स्ट्रेस लगा दिए तो वो डेल्टा सिग्मा के करस्पॉन्डिंग इन पीजोमीटर्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं। तो इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू जीरो सारा का सारा लोड ये पानी ले लेगा, और आप देखोगे कि पीजोमीटर में, सभी पीजोमीटर में एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एक इक्वल लेवल अटेंड होगा। दिस इज एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है। ओके, सभी पीजोमीटर में एक इक्वल लेवल अचीव हो रहा है। लेट्स सपोज ये यहां तक ये आपका टॉप है। ओके, तो दिस इज योर व्हाट, यहां से यहां तक ये जो प्रेशर बिल्डअप हो रही है, दिस इज योर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर।
कैसे निकालेंगे? लेट्स सपोज ये जो राइज हुई है हाइट में, ठीक है, ये जो इंक्रीज हुई है दैट इज योर एच, है ना, एच यूनिट ये राइज की है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बगल में दिखा देता हूँ, द राइज इज एच लेट्स सपोज। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू एक्सेस, यू ई लिख देता हूँ, यू एक्सेस इनिशियल, ठीक है, स्टार्टिंग का, तो एच गामा डब्ल्यू, सिंपल सी बात। इस तरह से हम निकाल लेंगे दैट एक्सेस पोर वाटर प्रेशर वैल्यू, है ना, कि उतरा के एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आ गया एट टाइम टी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? मतलब एट टाइम टी इक्वल टू 0, सीधी बात, सॉइल सॉलिड कुछ भी लोड कैरी नहीं कर रहा है, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस इज 0। जो टोटल स्ट्रेस आपने अप्लाई किया वो पूरा का पूरा कौन बियर कर लिया? वाटर, जो पोर में पानी है ना, वो पानी पूरा का पूरा प्रेशर को झेल लिया, तो पोर प्रेशर जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो जितना से पोर प्रेशर बढ़ता है, जितना अमाउंट से, उसको हम बोलते हैं एक्सेस पोर प्रेशर। समझ गए बात को? एट टाइम टी इक्वल टू 0। अब जैसे जैसे समय आपका बीतेगा, जैसे जैसे आपका समय बीतेगा, ये एक्सेस पोर प्रेशर के कारण, पोर प्रेशर मतलब प्रेशर लगा रहा है ना जी, पानी, पानी क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है, पानी के पास प्रेशर आ गया एक्स्ट्रा। तो जैसे जैसे समय बीतेगा, ये एक्सेस पोर प्रेशर के कारण वो प्रेशर का कहीं ना कहीं यूज करेगा ना, पानी क्या यूज करेगा? फ्लो करने में, पानी फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, बहेगा, और क्या करने की कोशिश करेगा? ये जो यहां से पोर्स हैं, यहाँ पे मैंने पोर आपको दिखा रखा, देखिए ये होल, यहां से बाहर निकलेगी, वाटर विल कम आउट। अब जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगी, तो जो पोर वाटर प्रेशर बिल्डअप हुआ था एक्सेस, वो धीरे 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 डिक्रीज होना चालू होगा, है ना, पानी बाहर निकल रही है, पोर प्रेशर डिक्रीज होना चालू हो रहा है। तो आपके पास आपने लगाया टोटल स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा, ये क्या होता है? पोर वाटर प्रेशर प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये तो कांस्टेंट है, आप लोडिंग तो चेंज नहीं कर रहे हो, जितना है उतना है। लेकिन आप ये देखें, इनिशियली समीकरण कुछ और था, इनिशियली इक्वेशन क्या था? इनिशियली इक्वेशन ये था कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू है ये था आपका 0, तो पूरा का पूरा टोटल स्ट्रेस आपका पोर वाटर ही कैरी कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, वो एक्सेस पोर वाटर के प्रेशर के कारण पानी आपका पोर से बाहर निकलता हुआ चल रहा है, मतलब पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट हो रहा है, मतलब पोर वाटर प्रेशर कम हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, इसलिए पोर वाटर प्रेशर कम होते हुए चल रहा है। तो वो क्या हो रहा है बेसिकली? पोर वाटर प्रेशर अगर कम होगा, ये समीकरण देखो, डेल्टा सिग्मा तो कांस्टेंट, तो जब ये यू कम हो रहा है, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, इसके वैल्यू में कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आता हुआ चलेगा। मतलब जैसे जैसे पोर वाटर प्रेशर अब डिसिपिएट होगा, मतलब पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ते हुए चल रही है, मतलब अब स्प्रिंग धीरे धीरे कंप्रेस होना चालू होगा। यहाँ पे अब स्प्रिंग धीरे धीरे आपका क्या होगा? कंप्रेस होना चालू होगा। समझ में आ रहा है? और ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बिल्डअप हुआ था, ये एकदम डिक्रीज होना चालू होगा और स्प्रिंग कंप्रेस होना चालू होगा, मतलब सॉइल सॉलिड अब लोड लेना चालू कर दिया। मतलब सॉइल सॉलिड, सॉइल के टर्म्स में सोचो, सॉइल में सॉइल सॉलिड एक दूसरे के करीब आने लगे हैं, मतलब उनके बीच में वॉइड कम होने लगा है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने लगा है, कंप्रेशन होने लगा है, कंसोलिडेशन होने लगा है, सेटलमेंट होने लगा है। समझ में आ रहा बात? दो बातें समझ में आई क्या? इनिशियली सारा का सारा जो टोटल स्ट्रेस है वो पानी ले लेगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बिल्डअप होगी, उस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के कारण पानी बाहर निकलेगी, पानी बाहर निकल रही है तो पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट हो रहा है, कम होते चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ते हुए चल रहा है, उसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज, चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है बेसिकली, ये पूरा पूरा सिस्टम है ना। तो ये चीज हम इस स्प्रिंग एनालॉजी के माध्यम से समझ पाए, स्प्रिंग में कंप्रेशन को ऑब्जर्व करके कि इनिशियली कुछ कंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब स्प्रिंग में कंप्रेशन चालू हो गई, मतलब स्प्रिंग कुछ लोड कैरी करना चालू कर दिया, और धीरे 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 कब तक? जब तक ये पानी बाहर नहीं निकल जाता, जितना भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर था वो डिसिपिएट नहीं हो जाता, तब तक ये कंप्रेशन चालू रहेगा, स्प्रिंग दबता रहेगा, स्प्रिंग फोर्स कैरी करता चलेगा। ठीक है, अब ये देखा गया है, ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, इसका 90% ऑफ पोर वाटर प्रेशर जो 90%, ये बहुत जल्दी डिसिपिएट हो जाता है। क्योंकि देखो
प्रेशर जितना ज्यादा उतना जल्दी जल्दी पानी बाहर निकल रहा होगा। तो 90% पोर वाटर, तो पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बहुत जल्द डिसिपिएट हो जाता है, बहुत जल्द खत्म हो जाती है। मतलब 90% सेटलमेंट या कंसोलिडेशन आप कह लो कि बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ 10% रहता है उसको होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि अब पोर वाटर प्रेशर भी कम हो चुकी है एक्सेस वाली, है ना। वो कम प्रेशर के साथ धीरे 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 पानी निकलेगी, है ना। तो 90% के बाद जो फिर कंसोलिडेशन होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, बहुत धीमे, और ये चलते रहता है, चलते रहता है। कहां तक, हम इसका कोई लिमिट नहीं पता लगाया गया। हम कहते हैं एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी तक कंसोलिडेशन चलता रहेगा। एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताया गया है, ठीक है। तरजागी साहब ने भी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताया, उन्होंने बताया एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये पूरा का पूरा पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट हो रहा होगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। लेकिन ये कह दिया कि 90% तक वो बहुत क्विकली हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। फिर लास्ट 10% होने में, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर कम हो चुकी है ना, डिक्रीज हो चुकी है ना, तो कम प्रेशर के साथ पानी को बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होगी, तो मतलब बहुत स्लो स्लो निकल रही होगी, इसलिए वो लास्ट वाला फेज में जो कंसोलिडेशन होना है वो बहुत स्लो हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक, ये सब सुन के रखिए, अभी मैं लिखवाऊंगा चीजों को, ठीक है, अभी मैं लिखवाऊंगा। अब देखो बात क्या होता है, एक चीज मुझे और बताओ, सुनो, ये सब मैं अभी लिखवाऊंगा, जितना भी चीज बोल रहा हूं ना सब कुछ मैं लिखवाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। अभी एक चीज मेरे को ये बताओ कि, सुनो बात, टोटल स्ट्रेस को देखो, डेल्टा सिग्मा को देखो। जो आप टोटल स्ट्रेस लगा रहे हो, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियली, मान लो अभी स्टार्टिंग का ही बात करेंगे ना, इसका वैल्यू है 100, लेट्स सपोज, लगा दिया तुमने। कुछ भी कंसोलिडेशन हुआ क्या, सेटलमेंट हुई क्या? नहीं, नहीं हुआ ना। इनिशियली जब टोटल स्ट्रेस आपने लगाया टाइम t इक्वल टू 0 या उसके आसपास भी थोड़ा देख रहे हो, थोड़ा सा भी सेटलमेंट हुआ क्या? नहीं। ठीक सर, 100 थोड़ा कम है, ज्यादा करो। टोटल स्ट्रेस मैंने बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 200, तो क्या कंसिडरेशन हो जाएगा क्या? मतलब टोटल स्ट्रेस तुमने 200 भी लगा दिया अगर इनिशियली, तो क्या तुरंत सेटलमेंट हो जाएगा क्या? कंसिडरेशन हो जाएगा क्या? नहीं। 300 कर दो, 500 कर दो, 1000 कर दो, लाख कर दो, कंसिडरेशन हो जाएगा क्या? पूरा का पूरा प्रेशर पानी बियर कर रहा है, मतलब कंसिडरेशन नहीं होगा इनिशियली। कंसिडरेशन कब होगा? जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट करेगी, ठीक है, फिर इफेक्टिव स्ट्रेस जो है सॉइल सॉलिड के ऊपर आएगा, तब हम कहेंगे कि कंप्रेशन हो रहा है। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता हुआ चलेगा, कंसोलिडेशन होता हुआ चल रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता हुआ चल रहा है, कंसोलिडेशन होता हुआ चल रहा है। तो कंसोलिडेशन या सेटलमेंट इज फंक्शन ऑफ व्हाट? इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या आप ये कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन इज फंक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेस? नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन इज नॉट फंक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेस, इट इज फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते थे? क्योंकि ये एनालॉजी वो नहीं पढ़ते डीप से। ये पढ़ना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे यही चीज मैं बता रहा हूँ कि डेल्टा सिग्मा तुम कितना भी बढ़ा दो, कंप्रेशन हो रहा है क्या इनिशियली? नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो कंप्रेशन तभी होगा जब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता हुआ चल रहा है। कंप्रेशन तभी होगा, सॉइल तभी सेटल कर रहा है जब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता हुआ चल रहा है। तो कंसोलिडेशन इज फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, नॉट टोटल स्ट्रेस। क्लियर ये बात? ठीक। अब देखो बात, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। लिखवाऊंगा सब कुछ, घबराने का नहीं है, सारा स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, सुनकर समझते हुए चलिए। दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में क्या आ रहा था एक तो, हाँ, ये तुम जो पोरस टॉप मैंने लिखा है ना, इसमें देखो होल दिखा रखे हैं, और इसके बारे में मैंने बताया था कि इसको मैं एनालोगस मान रहा हूं कि वॉइड साइज जो है उससे। वॉइड साइज किस तरह के सॉइल में वॉइड साइज ज्यादा होता है? ग्रैनुलर सॉइल में सैंड होगा तो उसमें वॉइड साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्ले, है ना। तो वॉइड साइज ज्यादा मतलब परमिएबिलिटी ज्यादा, मतलब ज्यादा रेट से पानी बाहर निकल रही होगी, आसानी से पानी बाहर निकल जाएगी, जल्दी निकल जाएगी, तो सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा। तो जो समय लगता है सेटलमेंट होने में वो कम हो जाएगा इन केस द वॉइड साइज इज मोर, जो कि हम प्रैक्टिकली देखे थे, जो हम टाइम वर्सेस सेटलमेंट कर्व आपको बना के दिया था।
इन केस ऑफ व्हाट, सैंड एंड क्ले। तो सैंड में हमने देखा था गुड बॉय, अच्छा लड़का था वो, है ना। क्यों? उसमें एक तो ओवरऑल सेटलमेंट की वैल्यू भी कम और परमिएबिलिटी वगैरह ज्यादा होने के कारण इजीली वाटर, जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बिल्डअप होता है वो डिसिपिएट हो जाता था, तो इजीली वो सेटल कर जाती थी। बट क्ले में ऐसा नहीं था। क्ले में देखो वॉइड कितना पतला, कितना छोटा छोटा, पानी को बाहर निकलने में कितना कष्ट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। धीरे 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 पानी निकलता है, तो धीरे 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 सेटलमेंट होती है, लंबे समय तक चलती है, समझे। तो ये है। अभी एक चीज और देखो, यहां पे सुनना मेरा बात, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ड्रेनेज का बात बता रहा हूं, ड्रेनेज सिस्टम। यहां पे मैंने पानी को किसी एक तरफ से ही निकाला, वो भी टॉप से निकलवा रहा हूं मैं, है ना, टॉप से निकलवा रहा हूं। कहने का मतलब है, सबसे पहला मेरे को ये बताओ कौन से कंपार्टमेंट का पानी पहले निकलेगा। ऑब्वियसली जो ज्यादा नजदीक है उस मतलब पोरस टॉप के आसपास, कंपार्टमेंट 1 का पानी ज्यादा नजदीक है, तो कंपार्टमेंट 1 से पानी पहले पहले निकल रहा है। मतलब जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है जो कंपार्टमेंट 1 में है वो पहले ज्यादा कम हो रहा है, उसके उसके बाद फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का। मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे टाइम t इक्वल टू 0 के बाद अगर मैं t इक्वल टू मान लो मैं t इक्वल टू 2 दिन पे देख रहा हूं, 2 डेज, लेट्स सपोज एग्जांपल टाइम t इक्वल टू 2 डेज पे, तो मैं ये देखूंगा जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर में चेंजेस हुआ है वो कुछ यूं हुई होगी। देखिए यहाँ पे कंपार्टमेंट 1 में जो पीजोमीटर लगा है उसमें सबसे ज्यादा पानी कम हुआ होगा, लेट्स सपोज कम होकर यहाँ आया, मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर यहाँ तक आई, क्योंकि कंपार्टमेंट 1 का पानी ज्यादा डिसिपिएट किया होगा। क्यों? ये नजदीक है, किससे, जहां से ड्रेन आउट करना उस लोकेशन से नजदीक है, इसलिए ज्यादा निकला होगा। फिर कंपार्टमेंट 2 का कम पानी निकला होगा, मतलब एज कंपेयर टू 1 थोड़ा कम, तो जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है कंपार्टमेंट 2 में थोड़ा कम डिसिपिएट हुआ होगा, है ना। तो ये यहाँ पे वाटर लेवल ये रही होगी, यहाँ पे वाटर लेवल ये रही होगी। सिमिलरली कंपार्टमेंट 3 से कंपार्टमेंट 2 के कंपैरिजन में भी कम डिसिपिएट हुआ होगा, तो वाटर लेवल यहाँ पे रही होगी। इन तीनों वाटर सरफेसेस को कनेक्ट कर दीजिए तो एक कर्व जैसा कुछ मिल रहा है। तो दिस कर्व रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट रिप्रेजेंट एट सेम टाइम what is excess pore water pressure at different location। समय सेम है, at the same time what is excess pore water pressure in different location। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से आपको कर्व मिलते चलेंगे ऐसा, ठीक है। और लेट्स सपोज कि 90% आपका कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है। यहां तक में एक मिनट, ओके, यहां तक में आपका 90% का कंसोलिडेशन हो गया। कहां तक में? यहां तक में 90% का आपका कंसोलिडेशन हो गया। तो 90 से फिर 10 होगा, मतलब जितने भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो फिर डिसिपिएट होंगे करस्पॉन्डिंग टू टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी तक। ये प्रोसेस पूरा का पूरा चलता रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, ये सब चीज अपने डायग्राम में लिखना। टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। एक मिनट, एक बार फिर से अच्छे से लिख दो, टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी तक ये चलता रहेगा, और जो भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हुआ था वो कंप्लीटली डिसिपिएट हो जाएगा तीनों कंपार्टमेंट से। मतलब जितना भी पानी निकलना था वो निकल जाएगा और कंसोलिडेशन हो जाएगी स्टॉप। कब होगी स्टॉप? जब जितना पानी निकलना है, पोर वाटर जितना निकलना है वो निकल गया, कंसोलिडेशन स्टॉप। उसके बाद फिर पोर वाटर नहीं निकल रही होगी, क्योंकि हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री कंसोलिडेशन का, प्राइमरी कंसोलिडेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी में तो बिना पानी निकले प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है सॉइल सॉलिड का ना, उस कारण से, और एक स्टेबल स्टेट में सॉइल सॉलिड अपने आप को फिट करने का कोशिश करता है, जिस कारण से कुछ ना कुछ वॉल्यूम डिक्रीज होती है, कुछ ना कुछ सेटलमेंट होता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन, जो कि और भी स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन कब स्टॉप हो रहा है? एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी व्हेन पोर वाटर प्रेशर पोर वाटर स्टॉप कमिंग आउट ऑफ सॉइल, हम कहते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन हो गया खत्म, ठीक है। तो ये जो लाइंस मैं बना रहा हूं ना एट सेम टाइम, ये जो डिफरेंट लाइंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये देखो, ये एक लाइन ऐसा दिखा, ये कर्व, फिर ये दूसरा कर्व दिखा, ये ऐसा तीसरा कर्व दिखा, ये कर्व है, दीज आर दी कर्व, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि अलग अलग लेवल है।
अलग अलग लेवल है अलग अलग पीजोमीटर में, क्योंकि सेम टाइम पे जो पोर वाटर प्रेशर का डिसिपिएशन है वो अलग अलग हो रखी है अलग अलग लेवल पे, है ना। इसलिए इस तरह से आपको कर्व मिलता है। ये जो कर्व्स हैं इनको हम कहते हैं आइसोक्रोन्स। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको? आइसोक्रोन्स। आइसोक्रोन्स, समझ में आ रहा है? ठीक, ये बनाना अपने डायग्राम में बनाना। अब यहां पे देखो, यहां पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने पानी निकलने का कोई एक ही जगह दिया था, एक ही लोकेशन दिया था। कौन सा? टॉप वाला। मतलब डी ड्रेनेज सिस्टम इज सिंगल, है ना। तो यहाँ ये वाला जो आइसोक्रोन बन रहा है आपका सिंगल ड्रेनेज के केस में बन रहा है, सिंगल ड्रेनेज। यहां पे हमने सिंगल ड्रेनेज सिस्टम दे रखा है, ठीक है। अच्छा, एट टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियली, ये यहाँ पे मिटा देता हूं क्योंकि ये जितने भी बात मैंने आपको समझाया वो तो नेक्स्ट पेज में मैं लिखाऊंगा ही, है ना। तो इसको मैं अभी फिलहाल मिटा देता हूं। ओके, आप समझ रहे हैं ना चीजों को? ठीक है, ये सिंगल ड्रेनेज है। और लेंथ ऑफ ड्रेनेज पार्ट हम क्या मेजर करते हैं? लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ मेजर करने का तरीका क्या है? देखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है पानी को बाहर निकलने के लिए? बोलोगे सर जो तीसरा कंपार्टमेंट है उसमें सबसे लास्ट पे जो वाटर पार्टिकल होगा यहां पे, लेट मी टेक अनदर कलर। सर लास्ट पार्टिकल मतलब यहां पे जो वाटर पार्टिकल है ना, इस वाले वाटर पार्टिकल को यहां से फ्लो करते हुए ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे फ्लो करते हुए बाहर निकलना है। तो द मैक्सिमम लेंथ टू बी कवर्ड बाय वाटर पार्टिकल टू गेट आउट ऑफ सॉइल इज योर लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। टू बी कवर्ड, टू बी कवर्ड is length of drainage path, length of drainage path, ये लिख लेना आप, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। और यहाँ पे ये केस क्या है? सिंगल ड्रेनेज का। अगर मैं ऐसा करता बाबू, सुनो बात, ऊपर वाला जैसा पोरस टॉप है नीचे भी पोरस टॉप दे देता, इम्परमिएबल लिखा हूं नीचे, इम्परमिएबल ना देके पोरस दे देता, तो क्या होता? ऊपर से भी पानी निकल रहा है नीचे से भी पानी निकल रहा है, तो डबल ड्रेनेज हो जाता। क्या हो जाता फिर? डबल ड्रेनेज। तो डबल ड्रेनेज के केस में ये आइसोक्रोन कैसे बन रहा होता? देखो, अगर डबल ड्रेनेज होता, ये जो डायग्राम बनाऊंगा ये भी आपको बनाना है, तो मान लीजिए अगर डबल ड्रेनेज होता, ये आपके पीजोमीटर्स, ठीक है। ये मैं क्या दिखा रहा हूं? पीजोमीटर्स। ये डबल ड्रेनेज का केस ले रहा हूं, डबल ड्रेनेज, दैट इज टॉप एंड बॉटम बोथ पोरस, बोथ पोरस, दोनों पोरस है। मतलब वाटर जो है, ये जो प्लेट्स हैं, ठीक है, इधर से भी निकल सकता है पानी, यहां से भी निकल सकता है। ओके, तो ऐसे केसेस में देखो, इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0, ये बात तो फिक्स है, टाइम t इक्वल टू 0 पर सब में सेम वाटर लेवल होगा। लेकिन अब जब जैसे जैसे धीरे धीरे समय इंक्रीज होगी, तो देखो ये आपका पहला पीजोमीटर है, मतलब जो पहला कंपार्टमेंट से था, ये दूसरे से, ये तीसरे से, ठीक है। तो देखो, अब जैसे जैसे समय बीतेगा तो पहले से भी पानी निकल जाएगा बाहर, तीसरे से भी सेम टाइप से निकल रहा होगा, क्योंकि पहले पे भी आपका मतलब ये है ना, यहाँ पे देखो ये पोरस है, पोरस टॉप भी है पोरस बॉटम भी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड का सेम होगा। तो यहाँ पे मान लो यहां तक डिक्रीज हुई, तो इसमें भी यहां तक डिक्रीज होगी, सेकेंड वाले में थोड़ा कम, है ना। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से बन जाएंगे आपके आइसोक्रोन्स, ठीक है। इस तरह के होंगे आइसोक्रोन्स। ये हो जाएगा सेफ इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज, ठीक है। और लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ हम कहां से कवर करते हैं? देखो क्या बोला लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ का? मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस किसको?
जो कंपार्टमेंट 2 है, जो बीच वाला कंपार्टमेंट होगा, ध्यान देना, जो कंपार्टमेंट 2 है इसके एकदम बीचों बीच सेंटर पे जो पानी का पार्टिकल है उसको या फिर इधर फ्लो करेगा ये, या फिर इधर फ्लो करके निकलने में जो डिस्टेंस होगा वही मैक्सिमम लेंथ वो कवर कर रहा है। दिस विल बी योर लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। ये मान लो आपका कंपार्टमेंट, यहाँ पे दे ही देता हूँ, ये कंपार्टमेंट 1, दिस इज योर कंपार्टमेंट 2, दिस इज योर कंपार्टमेंट 3, है ना। ये पूरा स्टॉप लिख ही लो अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं होगा। पोरस टॉप, दिस इज योर पोरस बॉटम, पोरस बॉटम। देखिए हम पढ़ाई कर रहे हैं कंसेप्ट समझने के लिए, तो ये डायग्राम श्रीदेवी मैडम तो अब नहीं है, उस जैसा हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड कंपार्टमेंट, उसका ये मान लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेंटर, ठीक है। अब क्लियर है, डायग्राम भी क्लियर, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ कैसे मेजर करना ये भी क्लियर, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है पानी को बाहर निकलने के लिए, दैट विल बी योर लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। सिंगल ड्रेनेज में नीचे से ऊपर तक, और डबल ड्रेनेज में बीच से या फिर उधर या फिर इधर, मतलब या फिर ऊपर या फिर नीचे, है ना। तो ये है सिंगल एंड डबल ड्रेनेज के कॉन्सेप्ट। ये भी इफेक्ट करता है कंसोलिडेशन को। क्यों? सिंगल ड्रेनेज में यार एक ही जगह से पानी निकलना है ना, तो समय ज्यादा लग रहा है ना, देखो समय ज्यादा लग रहा है। अभी आप सभी फैक्टर को कांस्टेंट रख दो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो वगैरह सब कुछ कांस्टेंट रख दो, लेकिन मेरे को ये बताओ डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है ना पानी को बाहर निकलने के लिए, जिसे तो पोर वाटर प्रेशर को डिसिपिएट होने के लिए ज्यादा समय लग रहा है, तो कंसोलिडेशन ज्यादा समय तक चलेगा अगर सिंगल ड्रेनेज होगा तो। एट द सेम टाइम यही अगर डबल ड्रेनेज होगी तो कंसोलिडेशन कम समय में ही हो जाएगा, तो दोनों बगल से पानी निकल गया, दब गया, सेटल। ये चीज भी इफेक्ट करता है लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, सब लिखवाएंगे, है ना। ये पूछता है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ सिंगल था आप डबल कर दिए तो कंसोलिडेशन कितना जल्दी हो जाएगा, ये बताओ, ठीक है। फॉर्मूला है, आगे डिराइव करेंगे, फॉर्मूला हम बताएंगे, वहां से सब चीजें निकल के आती हैं, बट लॉजिक यहीं से डेवलप हो रहा है, कहां से? स्प्रिंग एनालॉजी से, जो तज्जागी साहब ने समझाया था। क्लियर है बात? ठीक। अब आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ जो चीजें लिखा हुआ है इन सब चीजों को बना लो, डायग्राम को बना लो। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन मैंने लिखा है F इक्वल टू के एक्स, है ना, इसको लिख लो स्प्रिंग फॉर्मूला, ये आपका स्प्रिंग फॉर्मूला है, ठीक है। के मतलब स्टिफनेस, ये क्या है? के मतलब स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने ये चीजों को बताया था यहाँ पे। अब क्या लिखोगे, ये देखो, ये जो ब्लू ब्लू मैंने वहां से बाहर निकाला है, ठीक है, यहाँ पे तो मेरे को जगह नहीं बच रहा है, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज योर, एक मिनट में मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पे, टेंशन मत लो, इसको मिटा देते हैं। ये ड्रेनेज पाथ समझ गए हो ना, ठीक है। जो डायग्राम में मेन रिक्वायर्ड थिंग है उसको पहले लिखेंगे। ये जो ब्लू मैंने यहाँ पे ऐसे बाहर लिखा है, क्या लिखा है? एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, पोर वाटर, ठीक है। नाउ ये सिंगल ड्रेनेज का केस है, ये लिख लेना, यहां से यहां तक, एक मिनट, यहां से यहां तक, कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ हियर, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, ये चीज भी मेंशन कर दिया मैंने, है ना, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। फिर ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर तो लिखो ही, वो तो लिखे ही हो, यहां से यहां तक। फिर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के नीचे, यहां से यहां लेके यहां तक, ये जो प्रेशर तुमको दिख रहा है ये क्या है? हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। तो हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन के कारण कंसोलिडेशन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन जो पोर वाटर में है, ड्यू टू दैट देयर इज नो कंसोलिडेशन, समझे। वो हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन
जो है, जो पोर वाटर प्रेशर हम निकालते हैं इन हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, वो न्यूट्रल है। उसके कारण सॉइल सॉलिड में कोई हलचल नहीं, वो एक दूसरे के करीब नहीं आते हैं, समझ गए। तो हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन इज नॉट फंक्शन ऑफ कंसोलिडेशन। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर या इसके कारण होता है कंसोलिडेशन। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज फंक्शन ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन है आपका, इसको लिख लो। ओके, एक्चुअली क्या अपने पास थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन फिर भी पढ़ाने का कोशिश करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई बात नहीं यार, आप फोकस होके सुनेगा तो सब चीज समझ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये मैंने h यहाँ पे दिखाया था, वो अलग चीज है। ये टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, ये लिखना बहुत जरूरी है ना। जब आपका पूरा का पूरा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट हो रहा है, करस्पॉन्डिंग टू टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी। प्लस ये लास्ट वाला जो आइसोक्रोन मैंने यहाँ पे आपको एक बना के दिखाया, ये लिखो, ठीक है। ये लिखो कि 90%, एक मिनट, इसमें लिखो 90%, इसमें लिखिए कितना, 90%, लास्ट वाले आइसोक्रोन पे, ठीक है। 90%, तो 90% तक काफी जल्दी हो जाता है। 90% के बाद एकदम कंप्लीट डिसिपिएशन में, पोर वाटर प्रेशर का कंप्लीट डिसिपिएट होने, पोर वाटर प्रेशर कंप्लीट खत्म होने में, जो मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कंप्लीट खत्म होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, वो फिर स्लो हो जाती है, काफी स्लो हो जाती है। समझ में आ रहा है। 1 डिग्री कंसंट्रेशन बंद कब होगा, खत्म कब होगा, जब पोर वाटर बाहर निकलना बंद हो जाएगा, तब हम कहते हैं प्रैक्टिकली कि प्राइमरी कंसंट्रेशन हैज खत्म हो गया, बंद हो गया। समझ गए। ये डायग्राम को बना लो। उसके बाद ये वाले डायग्राम को बना लो, ठीक है। ये डायग्राम को बना लो, फिर लिखवाता हूं। चलिए एक एक करके सभी बातों को लिखते चलिए। इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 का मैं बात कर रहा हूँ। होल लोड, जो पूरा पूरा लोड आप लगा रहे हो, दैट इज टोटल स्ट्रेस। होल लोड इज टेकन बाय वाटर एंड नॉट बाय स्प्रिंग। पूरा का पूरा लोड कौन ले रहा है, वाटर। स्प्रिंग कुछ भी नहीं कैरी कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉट बाय स्प्रिंग, दैट इज, जो टोटल स्ट्रेस आपने लगाया इज इक्वल टू यू ई आई, मतलब एक्सेस पोर प्रेशर इनिशियली मैंने दिखा दिया, आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेस पोर प्रेशर इनिशियली, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इनिशियली, ठीक है। प्लस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस होना चाहिए, बट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है चूंकि स्प्रिंग बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो रहा है, मतलब स्प्रिंग का एनालॉजी क्या है यहाँ पे, सॉइल सॉलिड, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस आपका 0, इसलिए डेल्टा सिग्मा डैश इक्वल टू 0, और पूरा का पूरा टोटल स्ट्रेस कौन कैरी कर रहा है, एज ए एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आ गया, ठीक है। अब ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के कारण पानी फ्लो करेगा वो प्रेशर के कारण, और जो पोर है ना, वहां से बाहर निकलने का कोशिश करेगा। पोर मतलब यहाँ पे स्प्रिंग एनालॉजी में जो परफोर्सन्स थे, जो छोटे छोटे छेद छेद आपने दे रखा था पोरस टॉप में, उधर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। नो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, सो नो सेटलमेंट इन सॉइल इनिशियली। नो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, सो नो सेटलमेंट इन सॉइल, दैट इज, इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज कंसोलिडेशन इज नॉट फंक्शन ऑफ डेशन, is not a function of, not a function of total stress। ये स्टेटमेंट आगे भी लिख दिया हूं मैं, लेकिन यहां पर भी लिख सकते हो, तो लिंकअप होके रहेगा। क्यों, क्योंकि आप टोटल स्ट्रेस का वैल्यू इनिशियली कुछ भी बढ़ाओ ना, 100 200 300 500 1000 लाख 2 लाख कुछ भी कर दो, वो सारा का सारा एज ए पोर वाटर प्रेशर आएगा, एंड वाटर इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, ठीक है। ये वाटर जो है इट इज इनकम्प्रेसिबल,
पानी आपका कंप्रेस होगा नहीं, तो वो लोड कैरी कर लेगा और वो एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, लिख लीजिए सब, ऐसे लिखिए, यही होता है नोट्स इंजीनियरिंग। एज ए टाइम कंटिन्यूस, अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ड्यू टू एक्सेस पोर प्रेशर, वो एक्सेस पोर प्रेशर के कारण एक्सपल्सन ऑफ वाटर स्टार्ट, ड्यू टू एक्सेस पोर प्रेशर एक्सपल्सन ऑफ वाटर स्टार्ट, इसलिए पानी फ्लो करके बाहर निकल रहा है एक्सेस पोर प्रेशर आने के कारण, है ना। नहीं तो इससे पहले भी तो हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन में था, पानी कहाँ बह रहा था, प्रेशर एक्स्ट्रा मिल गया इसलिए वो बहना चालू कर दिया। एंड द स्प्रिंग स्टार्ट कंप्रेसिंग, ठीक है, जब जब पानी बाहर निकल रहा है मतलब पोर वाटर प्रेशर कम होते चल रही है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम होते चल रही है, तो ऐसे केसेस में जो स्प्रिंग है वो कंप्रेसर, उसमें कंप्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ये चीज देखा गया। एंड द स्प्रिंग स्टार्ट कंप्रेसिंग, दैट इज इट टेक्स लोड नाउ, अब ये लोड लेने लगता है। अब ये लोड कैसे निकालोगे, F इक्वल टू के एक्स, जहां पे के क्या है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, एक्स क्या है कंप्रेशन वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, कंप्रेशन वैल्यू, जो भी आप कह लो। दैट इज, इसका मतलब अगर एनालॉजी के हिसाब से लिखे, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इज ऑब्जर्व्ड नाउ, और जैसे जैसे, और तो ये तो आपका टोटल स्ट्रेस, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो आप चेंज नहीं कर रहे, दिस इज योर कांस्टेंट। तो जैसे जैसे अब समय बीतेगा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट होना चालू होगा, मतलब कम हो रहा है, देखो तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो क्या बढ़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, इधर एरो नीचे उधर एरो मैंने ऊपर कर दिया। अब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है मतलब सॉइल सॉलिड, अब ये चीज अंदर समझने वाली, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब सॉइल सॉलिड एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वॉइड कम हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, बेसिकली सेटलमेंट ऑब्जर्व हो रहा है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इज फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस नॉट टोटल स्ट्रेस, यहाँ पे मैंने स्टार पॉइंट से लिख दिया, तो आप समझ जाना अंदर का अंदर पूरा बैकग्राउंड, है ना। आगे क्या लिखा है, हाँ लिखो, आइसोक्रोन के बारे में लिखो, ए कर्व ज्वाइनिंग द वाटर लेवल इन डिफरेंट पीजोमीटर एट एनी इंस्टेंट, यहाँ पे कौन सेम क्या है, टाइम सेम है, एट एनी इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट पीजोमीटर में आप वाटर लेवल देख रहे हो, उनको कर्व, उनको अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो वो जो कर्व मिल रहा है उसको हम आइसोक्रोन कहते हैं। ए कर्व ज्वाइनिंग वाटर लेवल इन डिफरेंट पीजोमीटर एट द सेम टाइम एट एन इंस्टेंट, है ना, मतलब टाइम इज सेम हियर, लिख लो बगल में, एन इंस्टेंट मीन्स टाइम इज सेम हियर, और व्याख्या कर लीजिए, टाइम इज सेम हियर is called as isochrone, it is horizontal at t equal to 0, सभी में सेम। फिर वहां से जैसे जैसे समय बीतेगा पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट होना चालू होगा। अब ये चीज भी डिपेंड करेगी किस पे, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन सिंगल और डबल ड्रेनेज, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन, ये भी लिख लो, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन, एक मिनट, डिपेंड ऑन सिंगल और डबल ड्रेनेज। देखो हम किताब से बहुत दूर चलते हैं लेकिन किताब में रहते हैं, ऐसा होता है, हम आपको किताबी अंग्रेजी नहीं लिखवाते, आपको जो समझाते हैं, आपने जिस लैंग्वेज में चीजों को समझ रखा है उसी भाषा में लिखते हो, क्योंकि क्वेश्चंस आपको जो अंग्रेजी या जिस चीज में भी आएंगे, हिंदी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आए, आप कंसेप्ट अगर समझे हुए हो तो क्वेश्चन पढ़ते ही जवाब मुंह से निकलेगा, अच्छा ये लिंकअप कर पाओगे, चीजों को आसानी से आंसर कर पाओगे, याद कितना करोगे, है ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद देखो एक पॉइंट, वही जो मैंने बोला कि 90% ऑफ ओवरऑल कंसोलिडेशन गेट कंप्लीटेड इजीली इन लेस टाइम, बट लास्ट 10%, लास्ट वाला 10% ऑफ कंसोलिडेशन टेक्स मोर टाइम, है ना, और ये टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी तक चलते रहता है, मोर टाइम, एंड इट कंटिन्यूस अप टू टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी, ऐसा हम कहते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये हम थ्योरेटिकली कहते हैं कि वो टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी तक हो रहा है, चल रहा है ना, वो धीरे धीरे एक आध बूंद दो बूंद पानी निकल रहा होगा पोर से, वो चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये कहते हैं कि कब स्टॉप हो जाता है आपका 1 डिग्री कंसोलिडेशन, तो हम कहते हैं जब पोर वाटर निकलना बंद हो जाता है तब आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टॉप हो जाता है। तो प्राइम नोट,
primary concentration stop when expulsion of pore water stop and all excess pore water pressure will get dissipated. तभी पानी निकलना बंद हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीज प्रैक्टिकली है, दिस इज योर प्रैक्टिकल थिंग। प्रैक्टिकली हम ये मानते हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन अब बंद हो जाता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि व्हेन योर प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टॉप्स, ओके। तो ये कुछ बातें तरजागी साहब ने ऑब्जर्व किए, फिर बेस्ड ऑन दिस ही प्रपोज्ड हिज वन डायमेंशन कंसोलिडेशन थ्योरी, जो हम अभी लिखेंगे। वन डायमेंशन, यहाँ पे वन डायमेंशन कहने का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ वाटर से ये रिलेट कर रहे थे इसको, कि जो पोर में पानी का फ्लो है किसी एक डायमेंशन के अलोंग पूरा है। जैसे कि यहाँ पे हम वो एक डायमेंशन क्या कंसिडर कर रहे हैं, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में पानी फ्लो होके सॉइल से बाहर निकल रहा है, या फिर ऊपर से या फिर नीचे से। डायरेक्शन अलग हो सकता है, देयर आर टू डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। ऊपर से अगर सिंगल ड्रेनेज है तो किसी एक दिशा में, डबल ड्रेनेज है तो दोनों दिशा में ऊपर नीचे फ्लो करके निकल जाएगा, ये अलग है। लेकिन डायमेंशन क्या है, ओनली वन, वर्टिकल। तो यही बात है, वन डायमेंशन का मतलब ये है, समझ गए बात। अब हम तरजागी प्राइमरी कंसोलिडेशन थ्योरी या तरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी के बारे में लिखेंगे। लेकिन इससे पहले ना एक चीज और, छोटा सा बात, ठीक है। ये जो स्प्रिंग एनालॉजी किया था बाबू, स्प्रिंग एनालॉजी, वहां पे चलते हैं। देखो इनिशियली एकदम स्टार्टिंग लोडिंग अप्लाई करने से पहले भी जो पानी का लेवल रहेगा हर एक पीजोमीटर में, वो क्या रहेगा, जब टी इक्वल टू इंफिनिटी पर जो आफ्टर डिसिपिएशन ऑफ पोर वाटर आ रही है लगभग उसी के आसपास, है ना। तो ये बिफोर अप्लाइंग लोड, बिफोर अप्लाइंग लोड भी पानी का यही लेवल रहा होगा, है ना। तो इस चीज को लिख लो, ऐसे दिक्कत आने वाली नहीं होगी, क्योंकि अगर आप वहां पे बगल में मैंने हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन लिखवा दिया था, ओके। लेकिन फिर भी होता है कुछ दिमाग ऐसा जिनको बताना पड़ता है, ठीक है। तो बिफोर अप्लाइंग लोड भी पानी तीनों पीजोमीटर में सेम रहेगा। फिर लोड अप्लाई किए टी इक्वल टू 0 पे, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, उसके बाद धीरे 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 अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज पाथ, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट होते चलेगा, आइसोक्रोन बनता हुआ चलेगा, 90% कंसोलिडेशन बहुत जल्दी हो जाएगी, रिमेनिंग 10% लास्ट का स्लोली 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 पूरा होगा, ठीक है। यही था, बस यही एक चीज था जो कि मेरे को दिखाना था। चलो अब लिखते हैं तरजागी प्राइमरी कंसोलिडेशन थ्योरी। हेडिंग डालिए कॉपी पे, एकदम ऐसा ही हेडिंग डालिए, तरजागी प्राइमरी कंसोलिडेशन थ्योरी या तरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी, कुछ भी डाल सकते, डालिए, लिखना चालू करिए। पहला पॉइंट, वन डायमेंशनल मीन्स, वन डायमेंशनल का मतलब क्या है, द फ्लो ऑफ वाटर इज इन वर्टिकल डायमेंशन या एक्सियल डायरेक्शन, आप कह लो। वर्टिकल डायमेंशन मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सियल डायरेक्शन। फ्लो एक्चुअली एक डायमेंशन के अलोंग हो रही है, यहाँ पे तरजागी साहब ने ये कंसिडर करते हुए चला है। लेकिन एक्चुअली अगर रियल टाइम ग्राउंड पे तुम देखोगे तो वो तो पूरा का पूरा वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है ना, दब रहा है ना, वो तो 3D है, वो तो 3D है प्रैक्टिकली। बट यहाँ थ्योरी बनाते वक्त, चीजों को सुनते वक्त, समझते वक्त हम इसको वन डायमेंशनल कंसिडर कर रहे हैं कि केवल एक्सियल डायरेक्शन में वाटर फ्लो करेगी और बाहर निकलेगी सॉइल से, ठीक है। ओनली आइदर फ्रॉम टॉप और बॉटम, या तो ऊपर से या नीचे से बाहर निकल रही होगी, या दोनों बगल से, टॉप बॉटम दोनों जगह फ्लो हो रही होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। पहला चीज, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो सॉइल का वॉल्यूम है उसमें जो बदलाव होगा, ये हम कैसे समझ पाएंगे, अगर उसका डेप्थ में कोई चेंजेस आता है तब हम समझेंगे कि सॉइल कंप्रेस हुई है, सॉइल का वॉल्यूम में चेंज हुआ है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ ऑफ सॉइल। क्यों, यहाँ पे एरिया को इन्फिनाइट कंसिडर किया गया है ना, तो इसलिए ओवरऑल जो चीज है उसको सेमी इन्फिनाइट कहते हैं, कि एरिया इन्फिनाइट, डेप्थ फाइनाइट एंड कांस्टेंट, ठीक है। एरिया एक तो इन्फिनाइट है और कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं, जो भी चेंज आएगा डेप्थ में चेंज आएगा, तो डेप्थ में भी जो चेंज आएगा वो चेंज गुना दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट एरिया, वही ना वॉल्यूम चेंज, है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज ड्यू टू चेंज इन डेप्थ ऑफ सॉइल। तरजागी कह रहे हैं, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ओके। आगे तो इंपॉर्टेंट है, मैं यूं ही नहीं लिखा दे रहा हूं,
father of soil mechanics is saying these all things, so very important. During 1 degree consolidation या फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन फॉलोइंग 4 प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड इन सीक्वेंस. ये 4 घटनाएं, ये 4 चीजें एक सीक्वेंस में होता हुआ नजर आता है, ऐसा तरजागी बोल रहा है. पहला, एप्लीकेशन ऑफ लोड. आपने लोड लगाया, टोटल स्ट्रेस लगाया, पहला. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लोड. फिर क्या होगा, आपने जैसे ही लोड लगाया, डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हुआ. एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की डेवलपमेंट हुई, बिल्डअप हुई सॉइल के अंदर. तीसरा, अब वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होना चालू होगा. इट विल स्टार्ट डिसिपिएटिंग. डिक्रीज इन एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, दैट इज एक्सपल्सन ऑफ वाटर. दैट इज एक्सपल्सन ऑफ वाटर, मतलब पोर वाटर. इसलिए ना जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बिल्डअप हुआ था वो डिक्रीज हो रहा है. फोर्थ, जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो रहा है, टोटल स्ट्रेस तुम्हारा कांस्टेंट, तो वो और किस चीज में कन्वर्ट हो रही होगी, किसमें, इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस. इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ब्रैकेट. इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब सॉइल सॉलिड एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज आ रहे, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, दैट इज सेटलमेंट ऑफ सॉइल अकर. ये 4 चीजें होते हैं, यही ऑर्डर में होते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने लोड लगाया तो पहले सेटलमेंट हो गया, फिर पोर वाटर प्रेशर रिमूव हो रहा होगा. ये ऊपर नीचे हो सकता है कि सीक्वेंस नहीं, इसी सीक्वेंस में सेटलमेंट कंसोलिडेशन हो रही है. तरजागी साहब ने बोला, ये ध्यान रहेगा. यही है आपका 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी. अब देखो, इस चीज को थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे. एक्सपैंड करेंगे कहने का मतलब है, तरजागी साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस लिए थे. ठीक है, वो क्या थे, उनको हमको एक एक करके देखना होगा. वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशंस. फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, हम उनका थ्योरी कुछ पढ़ रहे हैं. आप सोचिए, जिनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कंसिडर किया गया है, हम उनका थ्योरी पढ़ रहे हैं. मतलब वो जो भी बात बोले होंगे, हर एक बात इंपॉर्टेंट अपने आप में, है कि नहीं. तो एजम्पशंस क्या लिए थे तरजागी साहब ने ये थ्योरी को प्रपोज करते वक्त. और एक चीज बताऊं, जब तरजागी साहब ये थ्योरी दे रहे थे तो उन्होंने एक तो थ्योरी दिया, लेकिन ये थ्योरी को देने से पहले उन्होंने कुछ और समझाया था. क्या, एक एनालॉजी समझाया था. स्प्रिंग मॉडल एक कंसिडर करके उन्होंने कुछ समझाया, फिर उन्होंने इस तरह का एक थ्योरी बिल्डअप करके दिया, फिर एक प्रॉपर लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी दिया, ओइडोमीटर टेस्ट. समझ गए, 3 चीजें. तो ओइडोमीटर टेस्ट देखेंगे इसके बाद, लेकिन समझ रहे हो ना कितना अच्छे इंसान थे, क्यों उनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है. समझाया, थ्योरी भी दिया, लैबोरेटरी में कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी बताया है. कर पाओगे, ट्राई करो यार, पीएचडी तक पहुंचेंगे आप में से कोई तो करेंगे. ठीक है, अभी फिलहाल मेरा तो कोई मूड नहीं है कि पीएचडी करूं. ओके, काफी है. लिखिए ओके इन 2 एजम्पशंस को. देखिए, मुझे लगता है कि जैसे हमारा इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पोटेंशियल तो बहुत है. ओके, बहुत लोग बहुत तरह का आविष्कार वगैरह कुछ करना चाह रहे होंगे, डेफिनेट सी बात है. बहुत तेज तंदुरुस्त वाले बच्चे भी हैं. बट होता क्या है ना, देखो, गरीबी में आटा गीला वाली बात है. जब इंसान गरीब है, फैमिली गरीब है, तो उसके पीछे ना उसका पूरा परिवार का जिम्मेदारी रहता है. और हम भले हम मतलब कहते हैं कि सब कुछ भूल भाल के तुमको आगे बढ़ना चाहिए, बट हो नहीं पाता है. एक कहावत है कबीरदास जी का, माया मरे ना मन मरे, मरी मरी गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कह गए कबीर. हम माया और मोह से मरते दम तक आजाद नहीं हो पाते. ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है, ये चलते रहता है. वो बहुत ही कम लोग इस चीज से निकल पाते हैं बाहर. और गरीबी में तो बिल्कुल नहीं. जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, थोड़ा रिच है, अब ऐसे में भी देखा गया कि वो लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग बिजनेस में घुस जाता है. ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग बिजनेस में घुस जाता है. गरीब बच्चा आईआईटी या जो एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ तक काफी कम, बहुत मुश्किल है पहुंचना. क्यों, देखो, होता है यार, बचपन से एजुकेशन बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है ना, भले ही पहुंच भी जाए. अभी हम ही लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब अब छोड़िए, मुश्किल तो था ना,
ठीक है, मुश्किल था। हम लोग तो और जब प्रिपेयर कर रहे थे, अभी तो आपके पास ऑनलाइन रिसोर्स वगैरह ये सब चीजें हैं। जब मैं प्रिपेयर करता था उस समय कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। सिर्फ मतलब मोबाइल तो छोड़ दो, मोबाइल वगैरह आजकल स्मार्टफोन ये स्क्रीन टच ऐसा ऐसा आ रहा है। पहले वो जो भी आते थे वो भी 2G पे चलने वाले आते थे, 3G पे। और वो उसका भी मतलब कॉस्ट कितना कितना। मेरे पास तो G5 का फोन होता था। ओके, वो भी कब, जब बीटेक 4th ईयर में पहुंचा था तब जाके G5 का 1000 या 1200 में एक फोन खरीदा था, सिर्फ गाना सुनने के लिए। थोड़ा म्यूजिक इंटरेस्टेड था, म्यूजिक से इंटरेस्ट रखते थे हम, इसलिए। लैपटॉप था, लैपटॉप, आई वाज यूजिंग लैपटॉप स्टार्टिंग से ही, ठीक है। कॉलेज का वाईफाई था, सरकारी कॉलेज में थे, तो वो सब चीजें थी। मतलब कहना ये चाहता हूं कि अगर किसी को अपना हायर स्टडी करना है तो आप करिए, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है। ओके, और आप ये सोशल प्रेशर में मत आओ कि मेरे को ये करना है, वो बनना है, ऐसा। अगर फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, कोई घर में कोई टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, बिजनेस कुछ अपना चल रहा है, ऐसे केसेस में आप इंटरेस्टेड हो पढ़ाई लिखाई को लेके, हायर स्टडी करना चाहते हो, तो एकदम दिल खोल के करिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे ही बच्चे फिर बाहर निकल के आते हैं, कुछ समाज समाज में मतलब ऐसा कुछ आविष्कार करते हैं जो कि पूरा सोसाइटी को बदल के रख देता है। ओके, वेल, ठीक है, ठीक है, हो गया ज्ञान। चलो यार आगे पढ़ते हैं। एजम्पशंस, पहला, सॉइल मास इज सेमी इन्फिनाइट, जो कि हम तभी से चर्चा कर ही रहे थे, मतलब एरिया इन्फिनाइट, डेप्थ फाइनाइट। दूसरा, सॉइल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। लो, इसका मतलब क्या क्या कह दिया, सॉइल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक, मतलब क्या हम परमिएबिलिटी का वैल्यू, जैसे यहाँ पे परमिएबिलिटी, अब परमिएबिलिटी सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, क्योंकि सॉइल परमिएबल होगा तभी तो वो फ्लो करके पानी बाहर निकल रहा होगा, है ना। तो आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनस कह दिया, मतलब कहीं पर भी परमिएबिलिटी कुछ भी देखो, एक ही वैल्यू के, मतलब के एक्स बराबर के वाई बराबर के जेड, माने कांस्टेंट है परमिएबिलिटी का वैल्यू, यही मतलब होगा, होगा, होगा। तीसरा, soil remains saturated during 1 degree concentration. ओके, सॉइल रिमेन सैचुरेटेड ड्यूरिंग 1 डिग्री कंसोलिडेशन। बेसिकली होता ही यही है कि जब सॉइल सैचुरेट होती है तब से ही कंसोलिडेशन प्रोसेस चालू होता है ना, जब 100% कंसोलिडेशन होता है, और पूरा कंसोलिडेशन प्रोसेस के दौरान वो सैचुरेटेड ही होती है। एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर अकर अंडर लेमिनार फ्लो कंडीशन। ये एजम्पशन लिया है तरजागी साहब ने, तो इसके अंदर का मतलब कि कुछ और है। सॉइल रिमेन सैचुरेटेड ड्यूरिंग 1 डिग्री कंसोलिडेशन का मतलब क्या है बाबू, मैंने बताया था कि आफ्टर कॉम्पैक्शन तुमने कॉम्पैक्शन कर लिया है, लेकिन कॉम्पैक्शन के दौरान हम 100% वॉइड को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, 100% वॉइड को रिड्यूस नहीं कर पाते, है ना। ये वाटर है मान लीजिए, तो कुछ ना कुछ एयर वॉइड रह ही जाता है आफ्टर कॉम्पैक्शन प्रैक्टिकली, है ना, कुछ ना कुछ एयर वॉइड रह गया, दिस इज योर एयर वॉइड। अब अकॉर्डिंग टू तरजागी साहब, आप पहले लोड लगाते हो, तो लोड लगाते हो तो सबसे पहला चीज क्या होगा यहाँ पे, ये एयर वॉइड रिमूव हो गया अंदर दिस लोड, इसको हम क्या बोलते थे, इनिशियल कंप्रेशन। इनिशियल कंप्रेशन यही कहते थे। तो तरजागी साहब कह रहे हैं, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कह रहे हैं कि सॉइल रिमेन सैचुरेटेड ड्यूरिंग 1 डिग्री कंसोलिडेशन। तो जब ये इनिशियल कंप्रेशन हो रहा है, सोचो क्या सॉइल सैचुरेटेड है, नहीं, एयर वॉइड है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज कंप्लीटली नॉट फिल्ड विथ वाटर जब इनिशियल कंप्रेशन हो रहा है। मीन्स कहना ये चाहते हैं वो कि यू इग्नोर दिस इनिशियल कंप्रेशन, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं, ये सैचुरेटेड कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि इग्नोर दिस इनिशियल कंप्रेशन, दिस इनिशियल कंप्रेशन। हम प्राइमरी कंसोलिडेशन को कहां से मानेंगे, जब वाटर, मतलब वाटर के ऊपर लोड आएगा, मतलब वाटर में पोर वाटर प्रेशर वगैरह बिल्डअप हो गया, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, फिर उसका एक्सपल्सन चालू होगा, वहां से हम प्राइमरी कंसोलिडेशन को मानेंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल आपका 100% सैचुरेटेड होगा, ये एयर वॉइड वगैरह सब कुछ
निकल चुकी होगी, जो भी इनिशियल कंप्रेशन हो रहा है होना है इंस्टेंटेनियसली हो जाएगी। तो वो जो इंस्टेंटेनियस इनिशियल कंप्रेशन होगा उसको प्राइमरी कंसिडरेशन में कंसिडर करना नहीं है, ये चीज वो बोल रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं देखो, इसी को आगे बढ़ाते हुए स्टेटमेंट को मैंने बताया कि एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर अकर्स अंडर लेमिनार फ्लो कंडीशन, मतलब फ्लो इज लेमिनार और सैचुरेटेड भी बोल रहा है सॉइल के अंदर, मतलब कुछ ना कुछ वो हिंट दे रहे हैं। क्या हिंट दे रहे हैं कि इन प्राइमरी कंसोलिडेशन थ्योरी डार्सी लॉ कैन बी यूज्ड, आइसोट्रोपिक होमोजेनस भी बता दिया है ना। तो डार्सी लॉ जो हमारे पास है कैन बी अप्लाइड, मतलब अगर प्राइमरी कंसोलिडेशन थ्योरी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है, अगर उसको हमको सॉल्व करना है, अगर डार्सी अप्लाई हो पा रही है और निकल पा रही है रिजल्ट, तो लगाओ भाई, क्योंकि ये लगा सकते हो, क्योंकि डार्सी के जो एजम्पशंस है इधर भी वही एजम्पशंस हैं, मींस वी कैन अप्लाई इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, डार्सी लॉ कैन बी यूज्ड। तो ये दो बातें यहां से निकल के आती। आगे के एजम्पशंस को लिखिए। फोर्थ नंबर, सॉइल इज लैटरली कन्फाइंड। ठीक है, जो भी सॉइल में कंसिडरेशन हो रहा है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर सॉइल मास कंसिडर करोगे ग्राउंड के नीचे, तो उसके अगल बगल कितना सारा सॉइल है ना, तो वो लैटरल, उसको कन्फाइनमेंट मिल रही है लैटरल डायरेक्शन में। तो यही चीज बोला जा रहा है कि सॉइल इज लैटरली कन्फाइंड एंड फ्लो ऑफ वाटर अकर्स एक्सियली, मतलब वन डायमेंशनल। वर्टिकल, वर्टिकल शब्द पहले यूज कर लिया था, तो अभी एक्सियल वाला शब्द मैंने यूज कर लिया ताकि ये समझ में रहे दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये बात होगी फोर्थ नंबर एजम्पशंस। आगे देखो, क्या बोले यार, आजकल गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं चलता। एक तो वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं, लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, मेरे को फोन कर रहे हैं कि सर कहीं जॉब लगवा दो। फिफ्थ नंबर पॉइंट, करता हूँ जितना कोशिश करता हूँ, मेरा कंपनी थोड़ी ना है मेरे पास, समझ रहे हो कि नहीं। जितना लगभग 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 80-100 बंदों को मैं अभी आज तक लगा चुका, अपना रेफरेंस दे दे के। जान परिचय, काम वर्किंग फील्ड में रहते हैं तो जान परिचय होता ही है, लेकिन अब कंपनी थोड़ी ना है। देखो छोड़ो, बुरा लगता है। परमिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जान रहे हो, एवी। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ये एक नया टर्म है, आगे आएगा समझ जाओगे क्या है। एमवी, इसको लिखते हैं हम एमवी, इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन प्रोसेस। इनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं ड्यूरिंग कंसोलिडेशन प्रोसेस। एक चीज ध्यान दो, एवी का जो हमने देखा था नॉर्मल कंप्रेशन कर्व के कर्व का जो स्लोप आता था वो था एवी। ठीक है, ई वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का जो कर्व आता था, मतलब स्लोप जो कर्व आता था उसका जो स्लोप आता था वो था एवी। वो तो डिक्रीजिंग था, वो तो कांस्टेंट नहीं था, बट इन्होंने कांस्टेंट कंसीडर कर रखा है। तब जब हम इसका लिमिटेशंस लिखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ तरजा की वन डायमेंशनल थ्योरी, तो वहां पे इन सब पॉइंट को कट कर रहे होंगे। करंट चला गया था, ओके, आप देखे थे लास्ट में ब्लिंक किया था थोड़ा सा। तो यही है परमिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एवी, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एमवी, थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग कंसोलिडेशन प्रोसेस, है ना। तो कुछ लिमिटेशंस वगैरह जब हम लिखेंगे तो इन्हीं सब पॉइंट को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे वहां लिमिटेशंस में। ठीक है, आगे। हाँ, और एक चीज, ये जैसे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, नॉट ओनली दिस, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को भी ये कांस्टेंट मान के चल रहे थे। एक मिनट, यहां लिखता हूं मैं एवी के बाद कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, लीडेशन, ये एक नया चीज आएगा, इसको हम सीवी कहते हैं। ठीक है, सीवी, सीवी। आगे 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 आएगा, ओइडोमीटर टेस्ट जब हम करेंगे उसको वहां से निकल के आएगी, ये फिर अभी नहीं आई है। ठीक है, ये आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को भी हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। अभी तक कितने कोफिशिएंट आपने देखा, एवी आपको मैंने बता रखा है, सीसी आपको मैंने बता रखा है, सीआर आपने देखा है, 3 देख लिया, एवी सीसी सीआर। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिकंप्रेशन। ठीक है, सीसी को कंप्रेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, सीआर को रिकंप्रेशन इंडेक्स भी बोला जाता है। ये 3 अभी तक आपने देखा, और 2 कौन सा, एक तो यहाँ एमबी देखोगे और एक सीवी देखोगे। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी
CV इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये 5 कोफिशिएंट, मैंने बोला था 5 कोफिशिएंट, 3 कोफिशिएंट ओइडोमीटर टेस्ट से हमने देख लिया, 2 कोफिशिएंट और देखेंगे, तो एक दोनों का नाम यहाँ पे दिख गया आपको, ठीक है। देखेंगे क्या होता है इसका डेफिनेशन वगैरह, यूनिट वगैरह सब कुछ देखेंगे, बहुत काम का चीज है ये सब, इसी से एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे देखो, तो इनको कांस्टेंट माना गया था। 6 नंबर पॉइंट, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड आर स्मॉल, जो कंसोलिडेशन प्रोसेस के दौरान जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो काफी कम है, बहुत कम है। एंड देयर इज नो चेंज इन स्ट्रक्चर, नो चेंज इन सॉइल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। क्या बात कर रहा है, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के दौरान सॉइल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सॉइल सॉलिड जिस तरह से अरेंज्ड है, उसका ओरिएंटेशन वगैरह जो है वो सब कभी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब देयर इज नो व्हाट सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज होना मतलब क्या, जैसे फ्लोकुलेंट था वो टूट के रीएडजस्ट होके रीओरिएंट होके और थोड़ा नजदीक आ रहा है, तब ना सॉइल स्ट्रक्चर चेंज होगा, मतलब प्लास्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जब होगा तब ना सॉइल स्ट्रक्चर चेंज होगा। वो चीज क्या है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। दैट इज यहाँ पे सेकेंडरी कंसोलिडेशन को कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। और सॉइल के स्ट्रक्चर में अभी चेंज को नहीं कंसिडर किया गया है। नो चेंज इन सॉइल स्ट्रक्चर मतलब सॉइल सॉलिड इज योर इनकम्प्रेसिबल। यहां से दो चीजें निकल के आती है, सॉइल सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल, वाटर भी इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल, एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज नेग्लेक्टेड। केवल प्राइमरी का बात कर रहे हैं हम, सेकेंडरी कंसोलिडेशन का बात कर ही नहीं रहे। सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज नेग्लेक्टेड। क्लियर है ये दो बातें। तो ये 6 नंबर एजम्पशंस का बेसिक मतलब ये है। ये सारा चीज ध्यान रखना, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं इन एजम्पशंस को, है ना, इन स्टेटमेंट को तोड़ मड़ोड़ के पूछेंगे। किताबों में ये सब चीज जैसे सॉइल सॉलिड इनकम्प्रेसिबल ये नहीं लिखा रहता है, ये हमको समझना पड़ता है, इसलिए हम यही है पढ़ाई जो इसलिए यहाँ पे आके पढ़ रहे हो, ठीक है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन नेग्लेक्टेड यहाँ पे उनके एजम्पशंस में नहीं लिखा है, हमको उनका एजम्पशंस को देखते हुए समझना पड़ेगा, ओके। आगे 7th, ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, लोचा चलते रहता है। द हाइड्रोडायनामिक लैग इज कंसिडर्ड वेयर एज प्लास्टिक लैग इज इग्नोर्ड। प्लास्टिक लैग को इग्नोर किया गया, हाइड्रोडायनामिक लैग को कंसिडर किया गया। का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि हाइड्रोडायनामिक लैग, हाइड्रो माने वाटर, ध्यान से देखना ये जो वर्ड है इसको मैं ब्रेक करता हूं, हाइड्रोडायनामिक लैग। देखो क्या है, हाइड्रो माने पानी हो गया, वाटर, डायनामिक मतलब कोई चीज मोशन में है, लैग का मतलब यहां बात कर रहा है समय, टाइम, ओके। तो पानी को बह के निकलने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम तक कंसोलिडेशन प्रोसेस चलेगा ना, तो वो टाइम को कंसिडर किया गया है यहाँ पे हाइड्रोडायनामिक लैग, है ना, कि पानी को बहकर फ्लो करके सॉइल के थ्रू से, सॉइल के पोर के थ्रू से लेमिनार कंडीशन में फ्लो करके फिर बाहर निकलेगा वो पानी, मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट होगी, ये जो टाइम है इसको कंसिडर किया गया है। एंड टाइम फॉर प्लास्टिक लैग मतलब प्लास्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल सॉलिड, कब 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 कब, सेकेंडरी कंसिडरेशन, हाँ, सेकेंडरी डरी कंसोलिडेशन, यही होता है ना प्लास्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल सॉलिड। तो प्लास्टिक लैग, तो उसमें समय कितना लगेगा, जितना लगेगा वो सेकेंडरी कंसोलिडेशन का टाइम है, उसको इग्नोर किया गया, हाइड्रोडायनामिक लैग को कंसिडर किया गया। सीधी सी बात है ना, कि प्राइमरी कंसिडरेशन में हाइड्रोडायनामिक लैग, कहने का मतलब पानी को बहकर जो पानी को फ्लो करके बाहर निकलने में जो समय लगता है ओवरऑल, उसी को कंसिडर किया गया। बाकी प्लास्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिक एडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड में जो टाइम लग रहा है
वो टाइम को कंसिडर नहीं किया गया है प्राइमरी कंसिडरेशन में। दैट इज यहां से भी ये क्लियर होती है कि सेकेंडरी कंसिडरेशन इज इग्नोर्ड। क्लियर है बात, समझ गए मोटा मोटी सारा एजम्पशंस। तो दिस आर योर एजम्पशंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है तरजागी साहब के एजम्पशंस, एक एक करके आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। चलो एजम्पशंस खत्म हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा उस वक्त भी देखना, या फिर अगर समझ लिए हो तो जितने भी एजम्पशंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 100-150 क्वेश्चन आ रखे होंगे, ठीक है। फादर फादर इसका सॉइल मैकेनिक्स का तो क्वेश्चंस तो बनता है इनका थ्योरी से, ठीक है। तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आपने एजम्पशंस को स्प्रिंग मॉडल को अच्छे से समझ लिया है। अब चलो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ड्रेनेज पाथ जो बताया था। ड्रेनेज पाथ क्या है, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द मैक्सिमम फ्लो लेंथ दैट वाटर फ्लोस ड्यूरिंग वन डायमेंशनल कंसिडरेशन या 1 डिग्री कंसिडरेशन, ठीक है। तो सब हेडिंग डालिए और लिखिए, इट इज मैक्सिमम फ्लो लेंथ ऑफ वाटर ड्यूरिंग 1 डिग्री कंसिडरेशन, इसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज पाथ। अब देखो, जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम, वो सिंगल ड्रेनेज हो सकता है या डबल ड्रेनेज हो सकता है, ट्रिपल ड्रेनेज, 4 ड्रेनेज, 5 ड्रेनेज कुछ नहीं होता, सिंगल होगा या डबल होगा, ठीक है। देखते हैं, नहीं तो यार पेज आजा। देखो, सिंगल ड्रेनेज एंड डबल ड्रेनेज, सिंगल ड्रेनेज, सिंगल ड्रेनेज का मतलब आप क्या समझेंगे? जैसे कि ये मान लो एक सॉइल का लेयर है, अब ये कौन सा सॉइल है, हम किसमें सेटलमेंट एनालिसिस कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है ये क्ले होगा, सैंड वैंड का तो हम अब एनालिसिस कर ही नहीं रहे, क्ले होगा, ठीक है। ये क्ले का लेयर है और ये इसका थिकनेस है मान लीजिए h, ये क्ले लेयर जो है इसका थिकनेस है आपका h, ठीक है, इतना थिकनेस क्ले लेयर का है। इसके नीचे कोई इम्परमिएबल सरफेस, इम्परमिएबल सरफेस या लेयर, ठीक है, जैसे कि रॉक। तो ये क्ले में जो भी पानी है वो तो ये रॉक के थ्रू से बहेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, तो ये वाला इधर से तो पानी बाहर निकलनी नहीं है, तो ऊपर बाहर निकलेगी। तो ऊपर क्या रही होगी? लेट्स सपोज ऊपर रही होगी आपका सैंड या कोई परमेबल सॉइल लेयर रहा होगा, सैंड लेयर, प्रैक्टिकली हम ऐसे समझेंगे कि ऊपर सैंड लेयर होगा, ठीक है। तो अब यहां से क्ले से पानी सैंड में इजीली फ्लो करके वहां से ड्रेन आउट हो जाएगी, समझ में आ रहा है बात? तो इससे हम कहेंगे सिंगल ड्रेनेज। और जो आपका लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है वो कहां से कहां तक, यहां का पानी को फ्लो, यहां से फ्लो करेगा, यहां तक फ्लो करेगा, है ना। तो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ उसको हम क्या बोलते हैं? डी नॉट इक्वल टू एच, थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर। क्योंकि लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ क्या है? मैक्सिमम फ्लो पाथ दैट ए वाटर पार्टिकल विल कवर ड्यूरिंग 1 डिग्री कंसिडरेशन। तो मैक्सिमम इसको कितना लेंथ कवर करना है? लास्ट वाला पानी का पार्टिकल जो है उसको बाहर निकलने में जितना कवर करना है वही। डबल ड्रेनेज एट द सेम टाइम क्या होगा, कैसा दिख रहा होगा? ये मान लो आपका क्या है? क्ले का लेयर है, थिकनेस कितना है इसका? h। तो डबल ड्रेनेज में क्या रहा होगा? सीधी बात, ऊपर सैंड नीचे सैंड, मतलब दोनों जगह, मतलब ये परमिएबल है ना, परमिएबल लेयर, परमिएबल लेयर या पोरस मीडियम, कुछ भी कह लो, पोरस मीडियम ऐसा, ओके, होना चाहिए ऊपर। जैसे कि सैंड एक परमिएबल मीडियम, पोरस मीडियम है। तो यहां पे लिख देता हूं पोरस मीडियम, POROUS, पोरस मीडियम, नीचे भी पोरस मीडियम। जैसे कि सैंड, अगर सैंड का लेयर है तो वो पोरस मीडियम होती है, रॉक का लेयर अगर है तो इम्परमिएबल मीडिया होता है। तो अब जो पानी है वो मैक्सिमम फ्लो कितना होगा? ये सेंटर का जो पानी है वो या फिर फ्लो करके इधर से निकलेगा या फिर फ्लो करके इधर से निकलेगा, जिधर को भी जाए उसको मैक्सिमम लेंथ कितना कवर करने को पड़ रहा है? h/2।
दिस इज योर डी नॉट। कहने का मतलब है डी नॉट माने क्या, अभी तो बोला लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। ठीक है, ये बताओ दो, ये सॉइल, एक लॉजिक लगाओ, किस केस में कंसोलिडेशन फास्टर होगा, किस केस में फास्टर, मतलब रेट ऑफ कंसोलिडेशन किस केस में होगा। जैसे कि मान लो, देखो ये सिंगल ड्रेनेज वाला एक सॉइल है, डबल ड्रेनेज वाला एक सॉइल है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हजारों बार पूछा। सिंगल ड्रेनेज वाला एक सॉइल आपको दिखा, डबल ड्रेनेज वाला एक सॉइल आपको दिखा, दोनों ही सेम क्ले है, सेम क्ले सेम थिकनेस का, सेम क्ले सेम थिकनेस का। एक के केस में मात्र सिंगल ड्रेनेज है, दूसरे केस में डबल ड्रेनेज है, बस यही फर्क है, ड्रेनेज का बस फर्क है, बाकी सब कुछ सेम, थिकनेस वगैरह सब कुछ सेम। तो ये क्ले में जो टोटल सेटलमेंट या अल्टीमेट सेटलमेंट होना है, अल्टीमेट सेटलमेंट मतलब एट सम टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, जितना भी टोटल ओवरऑल सेटलमेंट इसका होना है इस क्ले लेयर का, वो है लेट्स सपोज 100 mm। ठीक है, वो कितना है 100 mm। अब मुझे ये बताओ, क्या ये अगर मैं ड्रेनेज कंडीशन चेंज करता हूं, सिंगल टू डबल ड्रेनेज कर दिया मान लो, तो क्या ये अल्टीमेट सेटलमेंट का वैल्यू में कोई चेंजेस होगा? नहीं, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट सेटलमेंट। अरे जितना सेटलमेंट होना वो तो उतना होगा ही। होगा क्या कि जो वो सेटलमेंट होने में जो टाइम लगेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। अल्टीमेट सेटलमेंट जितना होना है वो तो होगा ही, लेकिन सेटलमेंट होने में जो टाइम लगना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा सिंगल से डबल ड्रेनेज अगर हम कर दे रहे हैं। और आपको मालूम है कि एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब मान लो कि दोनों में, सिंगल ड्रेनेज वाला भी सेम और डबल ड्रेनेज वाला भी, मतलब ये है दोनों में एट सेम टाइम पे कंसोलिडेशन चालू हुई, तो आप धीरे 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 से जब कुछ समय बाद आप चेक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो जहां पे डबल ड्रेनेज वाला केस है वहां पे कंसोलिडेशन ज्यादा हो चुका होगा एज कंपेयर टू सिंगल ड्रेनेज, है ना। मतलब रेट ऑफ सेटलमेंट एट एनी इंस्टेंट विल बी हायर इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज एज कंपेयर टू सिंगल ड्रेनेज, बस इतना। बाकी जितना ओवरऑल सेटलमेंट होना है वो तो होएगा ही। समझ में आ रहा है, ओवरऑल सेटलमेंट में कोई चेंजेस नहीं, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए बोला अल्टीमेट सेटलमेंट, जो ओवरऑल सेटलमेंट होना, इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, इट विल नॉट, लिखवाऊंगा अभी, एक पॉइंट लिखवाता हूं, ठीक है, ये कांस्टेंट। अभी एक चीज और लिखो, जो यहाँ पे मैंने ये h है, ये ड्रेनेज पाथ का लेंथ कैसे निकालते हैं समझ गए ना, डी नॉट इक्वल टू सिंगल ड्रेनेज में कैसे और डबल ड्रेनेज में कैसे, समझ गए। जो h है ये क्या है, ये है थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर। क्ले जो है वो क्ले क्या है, कंप्रेसिबल लेयर है, तो इट इज योर थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल लेयर। समझ गए बात को। अल्टीमेट सेटलमेंट इक्वल टू 100 mm, एग्जाम्पल है ना, ये मत समझ लेना कि इतना ही होता है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मैंने। इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, मतलब यहाँ पे लिख लो और बगल में दैट इज नो चेंज। ठीक है, सिंगल से अगर डबल होता है तो भी कोई चेंज नहीं होता, अल्टीमेट सेटलमेंट जितना होना है उतना होगा ही होगा। बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट इज हायर इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज एज कंपेयर टू सिंगल ड्रेनेज। ऑब्वियस सी बात है ना, डबल ड्रेनेज में जल्दी जल्दी पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट हो रहा होगा, मतलब सेटलमेंट जल्दी जल्दी हो रही होगी, सिंगल ड्रेनेज के कंपैरिजन में तो ज्यादा रेट से हो ही रहा होगा। रेट मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मान लो कि सेम टाइम पे कंसोलिडेशन चालू हुआ, एक है सिंगल ड्रेनेज एक है डबल ड्रेनेज वाला कंडीशन, तो सिंगल ड्रेनेज में एक ही तरफ से पानी बाहर निकल रहा है, डबल ड्रेनेज में दोनों तरफ से पानी बाहर निकल रहा है। तो मान लो 10 दिन बाद तुम चेक कर रहे हो, तो 10 दिन बाद किसमें ज्यादा सेटलमेंट हो चुकी होगी, ये 100 mm ओवरऑल होनी है, तो 100 mm का मान लो 20 mm हो गया डबल ड्रेनेज के केस में, तो सिंगल में कितना 15 हुआ होगा, 20 से कम हुआ होगा। तो रेट, अब रेट निकालोगे तो सेटलमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, रेट किसका ज्यादा निकलेगा, डबल ड्रेनेज का ज्यादा निकलेगा, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किसमें ज्यादा हुआ।
तो जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा रेट से हुआ है ना, पर यूनिट टाइम उसमें ज्यादा सेटलमेंट हुई, तो रेट ज्यादा है। तो यही हम कहते हैं कि एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट विल बी हायर इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज एज कंपेयर टू सिंगल ड्रेनेज, बट अल्टीमेट सेटलमेंट will remain constant, that is there is no effect over the ultimate settlement value। समझ गया? लिखेंगे नोट, लिखिए अल्टीमेट सेटलमेंट विल बी सेम इन बोथ केस, दोनों केस में अल्टीमेट सेटलमेंट की वैल्यू होगी सेम, बट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द रेट ऑफ कंसोलिडेशन और रेट ऑफ सेटलमेंट, मंत्र जैसे पढ़ गया, रेट ऑफ कंसोलिडेशन और रेट ऑफ सेटलमेंट विल बी हायर इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इजी इजी। देखो सिंगल और डबल ड्रेनेज तो समझ गया, अब कुछ और अलग अलग फिगर देता हूं, एग्जाम में कंफ्यूज करता है क्या। जैसे मान लो ये एक काम करो, ये कंप्रेसिबल लेयर है, ठीक है, एक ओवरऑल डेप्थ का कंप्रेसिबल लेयर है, ओवरऑल डेप्थ ले, सुनो, ऊपर इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल, नीचे भी इम्परमिएबल लेयर है, ठीक है, इम्परमिएबल लेयर को दिखाने का ये अच्छा तरीका होता है, दिखा दिया। बीच में सैंड लेयर है, बीच में सैंड है, दिस इज योर सैंड, है ना। अब ये क्या है ना, ये मान लो ये थिकनेस आपका H0 या फिर सॉरी H1 मान लो, दिस इज योर H1 एंड दिस इज योर H2। लेट्स मतलब दोनों सेम है यार, H1 H2 H1 H2 क्या दोनों सेम है मान के। तो ये सिंगल ड्रेनेज सिस्टम हुआ ना डबल ड्रेनेज, ऑब्वियसली बात है, यहाँ बीच में तो ड्रेनेज है ही, सैंड बीच में क्ले लेयर है, तो यहां से पानी फ्लो करके इधर बह के निकल जाएगा और इधर से पानी फ्लो करके इधर बह के निकल जाएगा। तो ये सिस्टम ओवरऑल डबल ड्रेनेज में आ रहा है, और लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ जो डी नॉट होगा यहाँ पे कितना होगा H, ध्यान रखना। दूसरा सेकेंड वाला, ये इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस तरह से डायग्राम रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी क्लियर कर लो चीजों को। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, ऐसा करता हूं, देखो ये चलो नीचे मतलब पहले से डबल ड्रेनेज था, समझो पहले से डबल ड्रेनेज था, मतलब इधर सैंड थी, ठीक है, ऊपर भी सैंड था, तो ऊपर नीचे दोनों जगह सैंड था, है ना, ये इसका थिकनेस था कितना H0, या सॉरी H था इसका थिकनेस, H0 बार बार बोल रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों आ रही है मुंह में। एक्चुअली इसका जो चैप्टर में फॉर्मूला होता है ना, सब में H0 चलता है, मतलब ओरिजिनल थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर, ठीक है, तो इसको मैं H0 ही कह देता हूँ, H0 लिख लो, है ना। एक मिनट, इधर भी लिखवा देते हैं पीछे जो हमने लिखा था, H0 H0 है ना, ये H0/2, नॉट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, H0 दैट इज थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर ओरिजिनली, इनिशियली, है ना, क्योंकि दब जाने के बाद इसका थिकनेस तो चेंज होगा ही होगा ना, तो H0 के बेसिस पे चीजों को कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल थिकनेस, इसलिए नॉट मेरे मुंह पे चल रहा था, तो आपके भी मुंह पे चले, लिखवा दिया। तो यहाँ पे देखो अभी तो पहले से डबल लेयर कंडीशन में, सॉरी डबल ड्रेनेज कंडीशन में, ठीक है, मतलब कुछ पानी इधर से बह के निकलेगा, कुछ पानी इधर से, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, तो अब ऐसे केसेस में सुनो, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ कितना है H0/2, लेकिन मैंने क्या किया, क्वेश्चन में ऐसा कर दिया कि बीच में और एक सैंड लेयर डाल दिया, यहाँ पे एक सैंड लेयर डाल दिया, और ये एकदम बीच में डाला, मतलब ये आपका H0/2 हो गया और ये भी आपका H0/2 हो गया, ठीक है, H0/2 हो गया। अब लेंथ ऑफ ड्रेनेज पार्ट क्या लोगे, तो यहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम हो गया, ऐसा समझो कि दो अलग अलग सिस्टम हो गया डबल ड्रेनेज वाला, है ना, और लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ कहां से होगा, यहां से होगा, इधर से आधा इधर बह के निकलेगी, उधर से आधा उधर बह के निकलेगी, सेम इधर से इधर, इधर से इधर, तो जो ड्रेनेज पाथ का लेंथ होगा, अगर मैं लिखूं क्या, D0, दैट विल बी योर H0/4,
दैट विल बी योर लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ H0/4, यही होगा ना D0, है कि नहीं? दिस विल बी योर D0 वैल्यू, जो कि होगा H0/4 लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। ध्यान रखोगे? रखना है, ठीक है? एग्जाम में ऐसे घुमा देता है चीजों को, ये पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। अब समझ गया ना ड्रेनेज पाथ कैसे निकालना है, ठीक है? वो परमिएबल या पोरस लेयर को देखना किधर है, उसको देखते हुए फिर डिसाइड करने का अपने को मैक्सिमम लेंथ, कौन सा मैक्सिमम लेंथ, कितना फ्लो करना है पानी को, वो होगा ड्रेनेज पाथ का लेंथ, उसको हमको लिखना है वहां पे फॉर्मूला में, ठीक है? खैर वो तो आपने देखा ड्रेनेज वगैरह का बात। अब आगे एक नया हेडिंग बनाइए, नया हेडिंग डालिए, वन डायमेंशनल तरजागी कंसोलिडेशन इक्वेशन, ठीक है? ये ओइडोमीटर टेस्ट के बाद आता है। ओइडोमीटर टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, जो भी जानकारी आपको चाहिए एग्जाम के लिए उस टेस्ट से, वो जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है? घबराने का नहीं। लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उनको पहले देख लिया जाए। तो ये इक्वेशन आपका बनता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, है ना? दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसका डेरिवेशन मैं कर सकता हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कभी कोई एग्जाम में कभी नहीं पूछता कहीं कि ये इक्वेशन को डिराइव करो, है ना? तो आप सीधा इक्वेशन को पकड़िए, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कंसोलिडेशन। अब ये इक्वेशन क्या कहता है, डॉ यू अपॉन डॉ टी इक्वल टू सी वी डॉ स्क्वायर यू अपॉन डॉ जेड स्क्वायर। यू क्या है? पोर वाटर प्रेशर, ठीक है? यू इज योर पोर वाटर प्रेशर। तो डॉ यू अपॉन डॉ टी मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज मतलब कॉमा, इट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट द रेट ऑफ कंसोलिडेशन और रेट ऑफ सेटलमेंट। डॉ यू अपॉन डॉ टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनडायरेक्टली द रेट ऑफ कंसोलिडेशन। देखो पोर वाटर प्रेशर में चेंजेस हो रहा है, मतलब वो चेंजेस किधर जा रही है? टोटल स्ट्रेस तो आपका कांस्टेंट है, तो वो पोर वाटर प्रेशर में जो भी चेंज आ रही है वो इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ाने में हो रही है, और ये चेंज कैसा है? डिक्रीजिंग है, पोर वाटर प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है ना? तो इनडायरेक्टली हम इसको क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है? दिस इज योर डॉ यू अपॉन डी टी। सीबी क्या है? दिस इज योर कंसोलिडेशन, रेट ऑफ कंसोलिडेशन, इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ कंसोलिडेशन। डॉ यू अपॉन डॉ जेड, ठीक है? यहाँ डॉ स्क्वायर यू अपॉन डॉ जेड स्क्वायर है, लेकिन अगर आप डॉ यू अपॉन डॉ जेड बोलेंगे क्या है? दैट इज ऑल्सो मीन्स रिमूवल ऑफ पोर वाटर प्रेशर, मीन्स चेंज इन पोर वाटर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ, है ना? जेड इज योर वर्टिकल डायरेक्शन, आगे लिखा हुआ है, यहां तक कंप्लीट करिए, लिखिए। नेक्स्ट लाइन लिखो, मोर द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी टी मोर विल बी द रेट ऑफ कंसोलिडेशन। जितना ज्यादा वैल्यू होगा डी यू अपॉन डी टी का, रेट ऑफ कंसोलिडेशन उतना ज्यादा होगा, सीधी बात। डी यू अपॉन डी जेड, ओके? डी, अच्छा मैं कभी डी बोल रहा हूँ कभी डाउ बोल रहा हूँ, कंफ्यूज होने का नहीं, इसको बोलते हैं डाउ, एक्चुअली में बोलते हैं डाउ, लेकिन अगर बोल दे रहा हूं तो कोई घबराने का नहीं है, ठीक है? पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है। अपन डॉ जेड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल डायमेंशन जेड। वर्टिकल डायमेंशन, यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन को जेड कंसिडर किया गया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल डायमेंशन दैट इज डेप्थ इज योर डॉ यू अपॉन डॉ जेड। CV equal to coefficient of consolidation, very important, coefficient of consolidation which directly represent the rate of consolidation or rate of settlement। CV directly क्या represent करता है? rate of consolidation और rate of settlement। क्लियर है यहां तक बात? कोई कंफ्यूजन? डॉ यू अपन डॉ जेड क्या है? डॉ यू अपन डॉ टी क्या है? CV क्या है? तीनों बातें क्लियर हो गया? एग्जाम में पूछेंगे इनका मतलब क्या है, पूछते हैं। फिर सीवी का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इतना इंपॉर्टेंट कि मत पूछो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम मुंह पे आज के बाद से जिंदगी भर के लिए याद रहना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का ये फॉर्मूला, सीवी स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सीवी इक्वल टू के अपॉन गामा डब्ल्यू एम बी। देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ सीवी इक्वल टू के अपॉन गामा डब्ल्यू एम बी, तो यहाँ पे के आ रही है, तो मैंने आपको बता रखा था कि परमिएबिलिटी को निकालने का और एक तरीका है कंसोलिडेशन टेक्निक, कंसोलिडेशन मेथड, वो यही फॉर्मूला को यूज करके हम निकालते हैं सीवी इक्वल टू के गामा डब्ल्यू अपन एम बी। हम कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं, तो कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं फॉर ए गिवन सॉइल, तो उसका हमको एम बी गामा डब्ल्यू मालूम है, सीवी हमको मालूम होता है, तो वहां से फिर हम के को निकालते हैं इनडायरेक्टली बाय यूजिंग दिस टेस्ट।
समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्मूला को आप सीवी कैलकुलेट करने के लिए यूज करो अगर के मालूम है, नहीं तो के निकालने के लिए भी हम इस पर्टिकुलर टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे के है, देखो तो सीवी इक्वल टू के अपॉन गामा डब्ल्यू एमवी। एमवी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम उसी को पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। के कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब जिन यूनिट्स में मान लो ऐसा यूनिट में, मीटर सेकंड में सब चीजों को आपने रिप्रेजेंट किया, जैसे परमिएबिलिटी का मीटर पर सेकंड आपने लिया, ठीक है, इसका मतलब किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के फॉर्म में ले लिया, फिर एमवी का जो भी यूनिट है उसका मतलब ऐसा ही यूनिट के फॉर्म में लिया, तो आपका सीवी का जो यूनिट आएगा वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड इस फॉर्म में आएगा। समझ में आ रहा है? सीवी का यूनिट किस फॉर्म में आएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड के फॉर्म में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में छोटे छोटे बात पूछ लेते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं उसमें यही पूछेंगे, है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सीवी, 3-4 यूनिट दे दिया, एक टिक लगाओ। फॉर्मूला फॉर सीवी 3-4 दे दिया। सीवी किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? परमिएबिलिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यूनिट वेट से एकदम इनवर्स डिपेंडेंसी है। देखो यूनिट वेट पे डिपेंडेंसी है, लेकिन हम पानी को जनरली क्या एज्यूम करते हैं? इनकंप्रेसिबल इन नेचर, तो पानी कंप्रेस नहीं हो सकती, तो यूनिट वेट उसका चेंज नहीं होता है, तो अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी यूनिट वेट ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में भी देखोगे तो हम यूनिट वेट ऑफ वाटर को हम कांस्टेंट ही लेके चलते हैं कहीं ना, तो ये फैक्टर तो हटा ही दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी डिपेंड करता है पोर साइज के ऊपर, सॉइल टाइप के ऊपर, अलग अलग चीजें हैं परमिएबिलिटी, तो उन सब चीजों के ऊपर ये कंसोलिडेशन भी डिपेंड कर जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द रेट ऑफ सेटलमेंट या रेट ऑफ कंसोलिडेशन, सीवी। क्लियर है? ये एक आपका नया कोफिशिएंट, जो हम बताए थे 5 कोफिशिएंट, उसमें ये एक नया कोफिशिएंट, और एक कोफिशिएंट अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ लिखा हुआ हूं, है ना, अभी जस्ट पढ़ेंगे। और एमवी से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एमवी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये लॉजिक ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेंगे, ठीक है, कि सीवी डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, इनवर्सली किससे रिलेट करता है। ओके, लिख लिया आपने यहां तक, ये टॉपिक भी खत्म। बस इतना ध्यान रखना, आपको बार आप रिवीजन करोगे, समझ लिए टॉपिक को, अब बस रिवीजन करोगे हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं एमवी। इसका पहले डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज, रेशियो ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, रेशियो ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। मेरे को लग रहा था थोड़ा सा इसको ना, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐसे लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे एक काम कर दो, यहीं से थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ओके, नहीं तो मतलब ऐसे भी ठीक था ये स्टेटमेंट, आपको कंफ्यूजन होता भविष्य में। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, समझ गए, ओरिजिनल वॉल्यूम, जैसा श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला लिखते थे उसी जैसा कुछ, टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। अब देखो कमाल का चीज निकलेगा, अब पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लियर है, मतलब एम वी इक्वल टू रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, ओके, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा डैश। ये होगा आपका फॉर्मूला फॉर एमवी। अब मुझे ये बताओ, वॉल्यूम ऊपर वाला जो चीज है, ये पूरा का पूरा चीज डेल्टा वी अपन वी नॉट, यूनिटलेस, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, कैंसल। नीचे इफेक्टिव स्ट्रेस का यूनिट क्या? इसका यूनिट होगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस फॉर्म में रहता है, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इस फॉर्म में रहता है। तो एमवी का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ एमवी, इसका यूनिट अगर मैं बोलूं जस्ट इसका इनवर्स
कहने का मतलब मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। जब ये ऊपर जाएगी तो इस तरह से आएगी ना, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, या mm स्क्वायर पर न्यूटन, ऐसा कुछ, या सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन पर केजी, या फिर पर केजी, ऐसा कुछ यूनिट होगा आपका एमवी का, या फिर सेंटीमीटर। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है, ओके। जो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का किलो न्यूटन, न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स की जगह वहां पे अगर क्वेश्चन में मास चल रहा है तो केजी के फॉर्म में होगा, इस तरह से। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से रहेंगे एमवी के यूनिट। अब इस फॉर्मूला को डिकोड करते हैं, आगे चलते हैं, इसको बढ़ाते हैं आगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वी नॉट को लिख लो, वी नॉट, डेल्टा वी लिखो पहले। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब पहले कुछ वॉल्यूम था, फिर जैसे लोड लगाया तुमने वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो डेल्टा वी जब निकालोगे तो ये तो तुमको माइनस में निकलेगा, लेकिन एमबी का वैल्यू हमको ओवरऑल पॉजिटिव रखना है, तो एक माइनस मल्टीप्लाई भी कर दो, तो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी नॉट। क्यों किए, समझ गया ना? क्योंकि डेल्टा वी निकालोगे तो वी एफ वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, तो वॉल्यूम इनिशियल सेटलमेंट हो रही है, तो वॉल्यूम इनिशियल इज मोर देन वॉल्यूम फाइनल ना, है ना? तो वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन ओवरऑल वैल्यू हमको पॉजिटिव में रखना है, तो एक माइनस पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वी नॉट तो है ही। वी नॉट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। अब चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि तुम लोड बढ़ाते हुए चल रहे हो, तो एज टाइम कंटिन्यूस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस। तो अभी इफेक्टिव स्ट्रेस टाइम टी इक्वल टू 0 पे 0, फिर कुछ समय बाद इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना? तो फाइनल माइनस इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस करोगे तो ये चीज तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, ओके। तो दिस इज योर चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर? ये पूरा फॉर्मूला समझ में आया? इसका कंपोजिशन डेफिनेशन पूछते एग्जाम में, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। अब देखिए एक एक करके चलते हैं। ये डेल्टा वी अपन वी नॉट को हम कैसे लिखेंगे, देखो यार, है ना, वो माइनस माइनस रहने आप समझ जाना, माइनस माइनस है। डेल्टा वी अपन वी नॉट को अगर मेरे को लिखना है, एरिया तो तुम्हारा कांस्टेंट ना बाबू, हम तो यहाँ सॉइल को सेमी इनफिनाइट लेके चल रहे हैं, तो जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसको हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया इनटू जो भी डिफरेंशियल सेटलमेंट हुई होगी, है ना, डेल्टा एच, जो भी सेटलमेंट हुई होगी, डिवाइडेड बाई एरिया इनटू ओरिजिनल, व्हाट, ओरिजिनल थिकनेस ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर। समझ गया? और डेल्टा एच क्या है, वही ओरिजिनल थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर, फिर दबने के बाद क्या आया, तो दबने के बाद कम होगी, तो अगेन डेल्टा एच नेगेटिव, नेगेटिव में रहेगा, है ना? ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव में रहेगा डेल्टा एच भी पहले से। तो यहां से ये कट गया, क्या ए कट जाएगा, तो क्या हम इसको डेल्टा एच अपॉन एच नॉट लिख सकते हैं, है ना, विच इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी नॉट। कैन आई राइट लाइक दिस एज एरिया इज कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि आपका कांस्टेंट, समझ गए? यही चीज तो हम कह रहे थे तभी से कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन डेप्थ ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इनके नोटेशंस को लिख लीजिए, कॉपी पे रहेगा तो ठीक रहता है। तो ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि कांस्टेंट है और इनफिनाइट भी है, इनफिनाइट, ठीक है, इनफिनाइट हम कंसिडर करके चल रहे हैं। डेल्टा बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, एच नॉट इक्वल टू इनिशियल थिकनेस ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर, है ना, और डेल्टा एच मतलब चेंज इन डेप्थ, वी नॉट मतलब इनिशियल वॉल्यूम। एक तो हुआ ये रिलेशनशिप। अब एक दूसरे रिलेशनशिप पे चलता हूँ, उसका एक छोटा सा मैं डेरिवेशन करता हूँ, सुनना बात, कंसेप्ट को समझना। एक मान लो एक कंप्रेसिबल लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक, ये डेरिवेशन समझना। मैं फॉर्मूला सीधा लिखवा सकता हूँ लेकिन मैं करवा रहा हूँ। एक मान लो एक कंप्रेसिबल लेयर है जिसका ओरिजिनल थिकनेस कितना है बाबू, एच नॉट। कंप्रेसिबल लेयर मतलब क्ले वगैरह का रहा होगा, जिसका ओरिजिनल थिकनेस है एच नॉट। इसका जो इनिशियल वॉइड रेशियो था वो था ई नॉट।
अब तुमने लोड वगैरह लगाया, इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंजेस हुआ, है ना, लेट्स सपोज वो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस हुआ डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव, जिस कारण से इस कंप्रेसिबल लेयर में कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन या सेटलमेंट हुआ होगा। तो सेटलमेंट होने के बाद जो इसका डायमेंशन बच रहा है वो ये बचा। सेटलमेंट होने के बाद लेट्स सपोज इसका थिकनेस बचा एच फाइनल, है ना, एच एफ कह देता हूं, इसका ये थिकनेस बचा, और जो इसमें वॉइड रेशियो बचा वो बचा ई एफ। और कितना का सेटलमेंट हुआ आप यहां से देख पा रहे हो, दिस इज द सेटलमेंट वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा एच। सिंपल सी बात, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच, चेंज इन डेप्थ ऑफ सॉइल। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों में कांस्टेंट है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन डेप्थ, यहां से तुमको समझ में आ रहा है ओके ठीक। अब देखो चेंज इन डेप्थ को मैं एक काम करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं एच नॉट माइनस एच एफ। इसको मैंने डिफाइन कर दिया कि एच नॉट माइनस एच एफ, तो एच नॉट तो वैसे भी ज्यादा एच एफ से, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है इसके आगे, विच इज योर डेल्टा एच इक्वल टू इतना, है ना, मैंने कह दिया। चेंज इन वॉइड रेशियो जो कि है तुम्हारा डेल्टा ई, इसको मैंने कह दिया चेंज इन वॉइड रेशियो, क्या बोल दिया मैंने, ई नॉट माइनस ई एफ बोल दिया। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉइड रेशियो इनिशियली ज्यादा है, फाइनल में जो वॉइड रेशियो होगा वो ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, मेरे को ये बताओ, ये इनिशियल, ये मान लो इनिशियल है, इनिशियल, और वो इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज होने के कारण फाइनल सेटलमेंट हुआ समथिंग डेल्टा एच से, और ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, मान के चलते हैं, तो क्या ये कंसोलिडेशन जो डेल्टा एच का हुआ इस पर्टिकुलर सॉइल में, उसके कारण क्या वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड में कुछ हुआ, पहले इसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हो रही होगी, सॉइल सॉलिड कुछ ना कुछ रहा होगा ना, केवल मैं सॉइल सॉलिड का बात कर रहा हूं। लेट्स सपोज उसका सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम है वीएस, तो क्या ये वीएस में कुछ चेंज होगा, नहीं, हम प्राइमरी कंसोलिडेशन का बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड में कोई चेंज नहीं, सॉइल सॉलिड इज इनकंप्रेसिबल, सेकेंडरी कंसोलिडेशन का तो हम बात ही नहीं कर रहे, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा। तो जो वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ है दैट इज ड्यू टू रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जो वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ है बाबू, है ना, दोनों स्टेज के बीच में, दैट इज बेसिकली ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ई नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओरिजिनल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ई फाइनल को हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन फाइनल स्टेज डिवाइडेड बाय, ठीक। अभी अगर मैं इनको यूज करके डेल्टा ई लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ई नॉट माइनस ई एफ मैंने किया है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओरिजिनल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड फाइनल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। सिंप्लीफाई करूं तो डेल्टा ई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओरिजिनल, एक मिनट तुम लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाओ, नीचे लाइन लिख देता हूं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा ई इंटू इधर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड आ जाएगी, ठीक, और इधर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओरिजिनल माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड फाइनल। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह का, ठीक। और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको समझाया कि दोनों ही स्टेज में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल वॉल्यूम में जो चेंज आई होगी दैट इज बेसिकली ड्यू टू चेंज इन वॉइड, मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग वी वी नॉट माइनस वी वी एफ। ओके, तो एक नोट आगे लिखते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज बेसिकली ड्यू टू चेंज इन वॉइड, change in volume of soil is basically due to change in volume of void, क्लियर है, दैट इज मैं ऐसा कह सकता हूं वी वी नॉट माइनस वी वी एफ जो है इट इज इक्वल टू डेल्टा वी। सो अगर ये ऐसा है डेल्टा वी इज योर व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम, तो आई कैन राइट माई इक्वेशन डेल्टा ई चेंज इन वॉइड रेशियो इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड।
ठीक है, तो एक इक्वेशन ये मिला और एक इक्वेशन देखना, मैं लिखना चाहता हूं ओरिजिनल वॉल्यूम का फॉर्मूला वी नॉट का। तो वी नॉट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ वाइड इनिशियल प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड वी एस, ये लिख सकता हूं। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड इनिशियल मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो वी नॉट इक्वल टू, ये वॉल्यूम ऑफ वाइड इनिशियल, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना यार वॉइड रेशियो का, ओरिजिनल वॉइड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, वी नॉट अपॉन वी एस, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो वी नॉट इक्वल टू ई नॉट इंटू वी एस, हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ई नॉट इंटू वी एस, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ई नॉट इंटू वी एस प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहां से अगर मैं वी एस को कॉमन ले लूं तो मेरे को बचेगा क्या, ई नॉट प्लस वन। ठीक, ई नॉट प्लस वन, तो इसको इंप्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ इनिशियल, मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, initial volume of that particular soil divided by volume of soil solid is equal to E naught plus 1। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप तुमको मिल रहा है यहाँ, क्लियर है। अब देखना कमाल का चीज क्या है, मैं लिखूंगा फॉर्मूला डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट, क्या होगा। अब बोलोगे सर डेल्टा ई इक्वल टू अभी हमने देखा था इट इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी एस, वेरी गुड। सर 1 प्लस ई नॉट का अभी आपने निकाला, इट इज नथिंग बट वी नॉट डिवाइडेड बाई वी एस, वेरी गुड। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी एस इंटू वी एस अपॉन वी नॉट, ये गया ये गया, बचा गया डेल्टा वी बाई वी नॉट। अच्छा सर मैंने पहले से एक फॉर्मूला बना रखा था, क्या, डेल्टा वी बाई वी नॉट, हाँ सर डेल्टा एच बाई एच नॉट था, ओके सर एक नया आपने बता दिया डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस, तीनों सेम है, कहा समझे, होएगा, हाँ सर। तो एम वी को हम कैसे लिख सकते हैं, एम वी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा सिग्मा, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा सिग्मा, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस, डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस, इक्वल टू डेल्टा एच बाई एच नॉट बाई डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव, इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी नॉट बाई डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव। तीनों तरीके से लिख सकते हैं क्या, सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला जो रिलेशनशिप बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्यों, ये ऊपर वाला रिलेशनशिप से तुम सीधा सेटलमेंट निकाल लोगे सॉइल का, कैसे, अरे ये जो डेल्टा एच यही तो सेटलमेंट हुआ, दिस इज योर सेटलमेंट। अगर तुमको ओरिजिनल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का थिकनेस ऑफ सॉइल वॉइड रेशियो मालूम है, तो अब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट इंटू एच नॉट करके निकाल लोगे, फॉर्मूला बन गया सेटलमेंट का, दिमाग लगाओ, नहीं निकल जाएगा। नहीं मैं यहां से एच नॉट इक्वल टू, सॉरी डेल्टा एच इक्वल टू दैट इज द सेटलमेंट वैल्यू, ऐसे नहीं लिख सकता, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट इंटू इनिशियल थिकनेस, ऐसे भी तो निकाल लूंगा। तो ये भी तो एक मेरा फॉर्मूला बन जाएगा सेटलमेंट का, अगर मेरे को इनिशियल वॉइड रेशियो फाइनल वॉइड रेशियो मालूम है और ओरिजिनल थिकनेस ऑफ सॉइल मालूम है, तो मैं निकाल लूंगा ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में किसी तरह से घुमा के दे सकता है, फाइनल वॉइड रेशियो हो सकता है आपको दे दे और इनिशियल वॉइड रेशियो निकालने के लिए वो सहवाग वाला फॉर्मूला लगवा ले, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, समझे। अब देखो
अब तुम ध्यान रखना यहाँ पे जो डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा वी ये मैं लिख रहा हूं, अगर तुम इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तब तो सब पॉजिटिव में रहेंगे ऑटोमेटिक। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि सही तरीके से लिखने का तरीका होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम करेंगे तो तीनों के आगे आप माइनस लगा सकते हो। डेल्टा ई के आगे भी माइनस लगा दो, डेल्टा एच के आगे भी माइनस लगा दो, डेल्टा वी के भी आगे माइनस लगा दो, क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी आपको पॉजिटिव रखना है। ये आपके ऊपर कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या किस तरह से तुम डेल्टा ई कैलकुलेट कर रहा है। बाकी फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब तुमको ये डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव ही निकाल के रखना है, ठीक है। मतलब इसका पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब बड़ा से छोटा सीधा कर दो तो ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर छोटा से बड़ा करोगे तो ये माइनस लगा के फिर फॉर्मूला में मारो। समझ गया ना यार, बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, बेस क्या है। तो ये बाकी डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव तो वो तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो, ठीक है, क्लियर है। ये इस तरह से। अब ये एमवी का तो हो गया, इसका यूनिट किस फॉर्म में, वही तुम्हारा मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, इस तरीके से। इसका एक लिंकअप मैं बताता हूं, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, और एक था कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एवी। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो के आती है, निकल के, उसको देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एमवी एंड एवी। एवी समझ रहे हो ना, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। एमवी समझ रहे हो ना, जो अभी पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, दोनों अलग चीजें हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला अभी आपने देखा, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट डिवाइडेड बाई चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव। देखो यार, अगर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट इंटू चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव। ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, यही तो ए बी है तुम्हारा, फॉर्मूला देखो कॉपी में। तो क्या हम इसको ए बी बाई 1 प्लस ई नॉट लिख सकते हैं। तो क्या, लाइन देखो, लाइन ब्लिंकर कर रहा है, एम वी इक्वल टू ए वी बाई 1 प्लस ई नॉट हो जाएगा। दिस इज योर रिलेशनशिप। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव, ओके। और एक नोट लिखो, एम वी का उल्टा मतलब इनवर्स ऑफ एम वी, 1 अपॉन एम वी, वो हम बोलते हैं ई वी, उसको बोला जाता है ई वी। और इसको क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी पूछ लेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। लाइन वगैरह ब्लिंकर हो रहा है, ठीक है, फिर लाइन चला जाएगा तो दिक्कत है। तो ये पर्टिकुलर क्लास को एंडिंग करता हूँ। अभी बहुत सारा चीज है इसमें, बहुत अभी बहुत केसेस वगैरह सब कुछ पढ़ना है, ओडोमीटर टेस्ट वगैरह पढ़ना है ना, ओडोमीटर के बारे में बताऊंगा, फिर डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन वगैरह बताऊंगा, टाइम फैक्टर बताऊंगा। अभी तो चीजें आने वाली थी, ओके। मैं भी फ्लो में था, लेकिन थोड़ा शाम का टाइम हो गया, नाश्ता वास्ता करेंगे, जाते हैं, ठीक है, फिर आते हैं, फिर लेंगे क्लास, तब ये क्लास अपलोड कर दिया जाता है अभी आपके लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कैसा लग रहा है क्लासेस बताइएगा, कोई डाउट रह रही है तो डाउट पूछिएगा, निसंकोच होकर पढ़िए, जितना बताया जा रहा है उतना पढ़िए, चीजों को रिवाइज करते रहिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और जो भी एग्जाम आप अटेम्प्ट करने का कोशिश कर रहे हैं वो एग्जाम क्लियर करेंगे आप, ठीक है। हम लोग जल्दी से सॉइल खत्म करके सोम करेंगे, फिर सोम करेंगे, आरसीसी करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, टेंशन लेने का नहीं। जो भी निर्धारित समय सीमा है उससे पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा टेक्निकल का, परफॉर्मेंस भी फुल टू फुल, घबराने की जरूरत नहीं है, करवा देगा, ओके। अब थोड़ा स्पीड करेंगे। ऑल द बेस्ट।